हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड विद वेद। आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग सीखने जा रहे हैं एंगुलर 17। इस वीडियो में हम एंगुलर 17 का फुल ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट बेस्ड एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे और ये है पूरे कोर्स का कंटेंट। एक बार हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उसमें टेलविंड सीएसएस का सेटअप करेंगे, एंगुलर मटेरियल का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। फिर हम देखेंगे एंगुलर होता क्या है, व्हाट इज एंगुलर। फिर हम एंगुलर का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है कंपोनेंट, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि व्हाट इज कंपोनेंट और उस कंपोनेंट में HTML, टाइप स्क्रिप्ट और CSS फाइल का क्या यूज है। फिर हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इंटरपोलेशन के बारे में देखेंगे और हम मल्टीपल कंपोनेंट को कैसे हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं ये भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग कंट्रोल फ्लो देखेंगे, @if, @else, फॉर, स्विच, इनका यूज हम कैसे कर सकते हैं अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में और इनका क्या यूज है हमारे एंगुलर प्रोजेक्ट में। उसके बाद हम देखेंगे एक एंगुलर एप्लीकेशन में हम इवेंट हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कंपोनेंट कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। ये @input, @output डेकोरेटर्स क्या होते हैं। किसी भी वेब प्रोजेक्ट में राउटिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो हम ये भी देखेंगे कि एंगुलर राउटिंग कैसे कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन बिना फॉर्म के तो कंप्लीट ही नहीं होता है, तो हम लोग एंगुलर फॉर्म को भी पढ़ेंगे। हम जैसे कि हम जानते हैं देयर इज अ टू टाइप ऑफ फॉर्म इन द एंगुलर, टेम्पलेट ड्रिवन एंड रिएक्टिव फॉर्म। तो हम दोनों को एग्जाम्पल के हेल्प से देखेंगे, व्हाट इज टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म, व्हाट इज रिएक्टिव फॉर्म इन द एंगुलर। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो सर्विसेज होती हैं एंगुलर में वो क्या है, व्हाट इज सर्विसेज एंड व्हाट इज यूज ऑफ इट। उसके बाद हम लोग देखेंगे हम अपने एंगुलर एप्लीकेशन से अपने बैकएंड सर्वर पे API कॉल कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये पाइप्स क्या होती हैं, व्हाट आर द इनबिल्ट पाइप्स अवेलेबल इन द एंगुलर। और हम ये देखेंगे कि पाइप्स की हेल्प से डेटा फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं और एक कस्टम पाइप कैसे बना सकते हैं। तो ये हमारे पूरे कोर्स का कंटेंट है। मेरे हिसाब से एक बिगिनर स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक्स एंगुलर के सीखने के बाद कोई भी प्रोजेक्ट एक स्टूडेंट क्रिएट कर सकता है। ये मेरे हिसाब से एक बेसिक 60 to 70-80% कंटेंट को एंगुलर के कवर करता है। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स होते हैं एंगुलर में वो एक्सपर्ट लेवल में आते हैं, जो कि मैं आगे के वीडियो में कवर करूंगा। तो चलते हैं एक बार इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि व्हाट इज एंगुलर। तो एंगुलर एक जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, जो कि अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो एक टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, जिसका यूज हम लोग एक फ्रंट एंड प्रोजेक्ट, वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करने में करते हैं। और ये ओपन सोर्स होता है और इसकी हेल्प से हम सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। और इट इज़ वेरी पॉपुलर फ्रेमवर्क इन द वेब डेवलपर्स। और इस समय जो एंगुलर का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है 17। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें हमारे सिस्टम पे Node.js इंस्टॉल्ड होना ज़रूरी है। तो आपको Node.js इंस्टॉल करना है और मेरे सिस्टम पे Node.js पहले से इंस्टॉल्ड है। तो उसको चेक करने के लिए हम टर्मिनल पे अपने node-v डालेंगे। मेरे सिस्टम पे Node.js इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम पे Node.js नहीं इंस्टॉल्ड है तो आप Node.js इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपके सिस्टम पे एंगुलर इंस्टॉल होना ज़रूरी है, तो हम लोग एंगुलर इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए क्या करना है, sudo npm
install -g @angular/cli। ये लिनक्स की कमांड है, और अगर आप विंडोज़ में हैं तो सिर्फ इस कमांड से आपका वर्क हो जाएगा, सूडो लगाने की ज़रूरत नहीं। ओके, तो हमारे सिस्टम पे एंगुलर एप्लीकेशन का CLI इंस्टॉल्ड हो गया है। इसको चेक करने के लिए हमें ng वर्जन रन करना है, एंड यू कैन सी कि हमारे सिस्टम पे एंगुलर CLI 17 वर्जन इंस्टॉल हो गया। तो आपको भी ये इंस्टॉल करना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो नया प्रोजेक्ट करने के क्रिएट करने के लिए हमें रन करना है ng न्यू और अपने प्रोजेक्ट का नाम। तो मैं प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ प्रोडक्ट मैनेजमेंट, और मैं सेलेक्ट करूंगा SCSS। हमें सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं चाहिए, तो ये एंगुलर की जो लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क है, वो हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड हो रहा है, और वो एक नया स्टार्टिंग प्रोजेक्ट हमारे सिस्टम पे क्रिएट कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट और पैकेज इंस्टॉल्ड हो गया है। अब हमें क्या करना है, CD अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर जाना है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, और यहाँ पे VS कोड हमें ओपन करना है। और अगर आपके सिस्टम पे VS कोड नहीं इंस्टॉल्ड है तो आप लोग VS कोड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका पास लिनक्स है तो आप लिनक्स के लिए इंस्टॉल करिए, अगर आपके पास विंडोज़ है या मैक है तो उसके अकॉर्डिंग आप इंस्टॉल कर लीजिए। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको यहाँ क्या करना है, कोड डॉट, इससे क्या होगा, इस फोल्डर को VS कोड ओपन कर देगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्टिंग प्रोजेक्ट बनके इंस्टॉल्ड हो गया है, और इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो एंगुलर प्रोजेक्ट को रन करने की कमांड क्या होती है, ng serve। तो हमारा प्रोजेक्ट इस पोर्ट नंबर पे स्टार्ट हो गया है। तो इसको ओपन करके हम लोग देख लेते हैं। लोकल होस्ट 4200। तो ये देख सकते हैं आप, ये एंगुलर ने हमें एक सैंपल प्रोजेक्ट बना के दिया है। बेसिक से एक एक फाइल का यहाँ पे हम यूज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये SRC फोल्डर ओपन करते हैं। तो हमारा जो भी कोड होगा वो SRC फोल्डर के अंदर होगा, जिस पर हम वर्क करेंगे। इस पूरे एंगुलर एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पार्ट होता है हमारा इंडेक्स फाइल, क्योंकि यही हमारा, जब हम बिल्ड करके पब्लिश डिप्लॉयमेंट करते हैं तो इंडेक्स फाइल से ही हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। इसके बाद हमारा ये style.css फाइल होती है। यहाँ पे हम पूरे एप्लीकेशन लेवल की CSS या स्टाइल्स लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा main.ts फाइल होती है। तो यहाँ से हमारा एंगुलर का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। उसके बाद अगर आप देखो तो एंगुलर कंपोनेंट्स, एंगुलर जो होता है वो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे अगर आप ऐप फोल्डर देखोगे तो यहाँ पे उसने एक ऐप कंपोनेंट क्रिएट करके हमें दिया हुआ है। यही कंपोनेंट जो होता है वो हमारा रूट कंपोनेंट कहलाता है। और इस main.ts फाइल में क्या हो रहा है, इसी ऐप कंपोनेंट को स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये जो हमारा बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन हो रहा है, बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन का मीनिंग क्या हुआ कि ऐप को हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको ऐप कंपोनेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब हमारा ये रूट कंपोनेंट है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट्स है।
और उसके बाद हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने पूरे एप्लीकेशन के लिए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ है हमारी, app.config.cs, यहाँ पे हम सारा अपना कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारी app.routes.ts फाइल है, यहाँ पे हम राउटिंग डिफाइन करते हैं। तो जब हम लोग राउटिंग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे हम अपनी राउटिंग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने कंपोनेंट फाइल पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 फाइल्स बनी हुई हैं, app.component.html। इसमें क्या होता है, हमारी सारी HTML अवेलेबल होती है। जो भी HTML हम लिखते हैं वो app.component.html फाइल में हम अपना कंपोनेंट लिखते हैं। तो एक तरीके से ये HTML टेम्पलेट फाइल होती है। इसके बाद हमारी SCSS फाइल है, यहाँ पे हम अपनी स्टाइल्स लिखते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी सारी स्टाइल्स लिख सकते हैं। ये स्पेक्स फाइल होती है, ये यूनिट टेस्टिंग के वर्क में आती है। क्योंकि हम इस ट्यूटोरियल में यूनिट टेस्टिंग नहीं कवर करेंगे तो इसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी मेन फाइल होती है app.component.ts फाइल, इसको हम लॉजिक फाइल भी कहते हैं कंपोनेंट की। इसमें क्या होता है, एक क्लास होता है जहाँ पे हम अपनी प्रॉपर्टीज, मेथड्स एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द कंपोनेंट डिसाइड करते हैं। इसके बाद हमारा एक एसेट फोल्डर होता है, यहाँ पे हम स्टैटिक्स फाइल्स लाइक इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, ये सब अगर हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ हो रही हैं, कोई इमेज यूज़ हो रही हो तो हम यहाँ पे अपनी इमेज को रखते हैं। favicon.ico फाइल, ये आइकन फाइल होती है, इसको हम लोग देख सकते हैं। ये जो आइकन आ रहा है यहाँ पे ब्राउज़र में वो इस फाइल से आता है। तो अगर आपको चेंज करना है तो आप अपनी फाइल यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसका रेफरेंस index.html पे होता है, यू कैन सी है। ये एडिटर कॉन्फ़िगरेशन, ये VS कोड से एडिटिंग के रिलेटेड है कि हम हमारी कोडिंग स्टाइल्स क्या होंगी, कितना स्पेस होगा, इंडेंट क्या होगा, इसका कोई यूज़ नहीं है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एंगुलर। फिर उसके बाद हमारी एंगुलर फाइल होती है, angular.json फाइल। यहाँ पे एंगुलर का कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड होता है कि कैसे एंगुलर, ये एंगुलर इंटरनली यूज़ करता है, हमें यहाँ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब एंगुलर इंटरनली डिसाइड कर लेता है। फिर भी आप एक बार देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जैसे कि ये यहाँ बता रहे हैं कि एसेट्स हमारे क्या क्या हैं। तो ये दिखा रहा है कि हमारे एसेट्स ये वाली फाइल है और इस फोल्डर के अंदर हमारे एसेट्स हैं। तो बेसिकली क्या करता है, जब हम बिल्ड करते हैं तो इन फोल्डर के अंदर की चीज़ों को वो डायरेक्टली उठा के हमारे बिल्ड में पेश करता है, क्योंकि इसको ये मानता है कि ये एसेट्स फाइल है, कोड नहीं है। और फिर यहाँ हम बता रहे हैं कि हमारी स्टाइल्स फाइल कौन सी है। तो हमारी ग्लोबल स्टाइल ये है। जैसे आप मल्टीपल स्टाइल्स रखना चाहते हैं तो एक फाइल और बना लीजिए और यहाँ पे आप ऐड कर लो। तो ये हमारी एंगुलर फाइल हो गई। उसके बाद पैकेज.json फाइल है। किसी भी नोड एप्लीकेशन, जावास्क्रिप्ट बेस्ड एप्लीकेशन में पैकेज फाइल होती है जिसका यूज़ बेसिकली होता है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा एंगुलर स्टार्टिंग प्रोजेक्ट है वो इतनी लाइब्रेरीज पे डिपेंडेंट है। तो ये हमारी एंगुलर की फाइल्स हो गई। और ये RxJS लाइब्रेरी है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है एंगुलर एप्लीकेशन में। TSLib हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं इसलिए है। Zone.js, इसका यूज़ चेन डिटेक्शन में एंगुलर इंटरनली करता है। उसके बाद कुछ डेव डिपेंडेंसीज भी हैं, लाइक हम टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड हमारा एप्लीकेशन है तो टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन है। यूनिट टेस्टिंग के लिए कर्मा, जैस्मिन इंस्टॉल्ड है। एंगुलर CLI, कंपाइलर, बिल्डिंग, ये सब हम यूज़ कर रहे हैं एज ए डेव डिपेंडेंसी। तो ये एक मोटा मोटा एंगुलर की फाइल्स का इंट्रोडक्शन हो गया कि हर फाइल का क्या मीनिंग है। इसके बाद ये .vs कोड फाइल, तो VS कोड एडिटर से रिलेटेड है, वो इस यूज़ करता है। .angular फाइल, यहाँ पे हम बिल्ड बिल्ड
मैनेजमेंट होता है, कैशिंग मैनेजमेंट होती है आपके एप्लीकेशन को फास्ट लोड करने के लिए इन द डेवलपमेंट। तो ये एंगुलर की इंटरनल फाइल्स हैं। और ये नोड मॉड्यूल फोल्डर जो होता है उसमें हमारे पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं। तो ये हमारा एक फाइल का ओवरव्यू हो गया, ब्रीफ। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा HTML है, ऐप कंपोनेंट है, उसको पहले हम लोग क्लीन करेंगे और उसमें हम लोग एक हेडिंग डालते हैं, हेलो एंगुलर। तो ये .html फाइल में हम लोग HTML अपनी लिख लिए। ये हमारा अब एक क्लीन प्रोजेक्ट हो गया। अब इसको देखते हैं हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। यू कैन सी हमें चेंजेस यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम इसमें एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल करेंगे। एंगुलर मटेरियल क्या होता है, ये एंगुलर की कंपोनेंट लाइब्रेरी UI लाइब्रेरी है। इसमें हमें प्री बिल्ट फीचर मिलते हैं लाइक दिस। वी लेट मी शो यू। जैसे हमें ऑटो कंप्लीट चाहिए तो हम ऑटो कंप्लीट हमें यहाँ मिल जाएगा। जैसे 3 हमने सर्च किया ये, तो यहाँ पे कंपोनेंट हमें बने बनाए UI कंपोनेंट मिलते हैं और ये एंगुलर के साथ बहुत अच्छे से कंपैटिबल है। जैसे हमें बटन चाहिए तो बटन हमें यहाँ मिल गया। तो एंगुलर मटेरियल इज लाइक बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी, UI लाइब्रेरी जो हम लोग एंगुलर में यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे अपने एप्लीकेशन में, जिससे कि हमें UI बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और इजीली हम लोग UI क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना है, ng@एंगुलर मटेरियल, ये कमांड हमें रन करनी है। प्रोजेक्ट स्टॉप करते हैं, यस। इंडो को थीम हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये बेसिकली एक थीम है। यस करते हैं टाइपोग्राफी के लिए, एनिमेशन इनेबल कर देते हैं, ओके। तो हमारे सिस्टम में एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल्ड हो गया है। अगर हम यहाँ पे अपने package.json फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा एज ए डिपेंडेंसी एंगुलर मटेरियल हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। तो अब हम एंगुलर मटेरियल का यूज़ जैसे हमें करना है, एक बेसिक सेटअप हम दिखाते हैं कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो हमें बटन यूज़ करनी है तो सबसे पहले हम जो भी कंपोनेंट या मॉड्यूल यूज करना है उसको हमें अपने कंपोनेंट में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम ऐप कंपोनेंट है हमारे पास, इस कंपोनेंट में हमें यूज करना है, तो हम इसको इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद इसकी इंपोर्ट एरे में हम प्रोवाइड करेंगे इस मॉड्यूल को। अब हम बटन को यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं और यहाँ से हम इसका कोड देख सकते हैं। तो जैसे हमें ये बटन देखनी है, ये ठीक है, तो इस बटन के कोड को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और हम अरे एंगुलर मटेरियल की बटन रेडी है। और सॉरी, इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ओके। हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये देखिए हमारे पास बटन एंगुलर की आ गई है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हम लोग टेलविंड CSS इंस्टॉल करेंगे। टेलविंड CSS क्या है, ये बेसिकली एक यूटिलिटी CSS फ्रेमवर्क है जो हमें यूटिलिटी क्लासेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमें पैडिंग, मार्जिन या और भी डिज़ाइंस, लेआउट डिज़ाइन करना है तो हम लोग इससे हम पूरा अपना एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। इवन हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसलिए इसको यूज़ करता हूँ कि जैसे हम लोग स्टाइल क्लासेस नहीं लिखना चाहते हैं तो ये हमें बहुत अच्छी सी यूटिलिटी हेल्पर क्लासेस प्रोवाइड करता है। और मेनली मैं इसको
लेआउट और मार्जिन पैडिंग विथ देने के लिए यूज़ करता हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्रेमवर्क गाइड में जाना है और अपना एंगुलर सेटअप सेलेक्ट करना है और ये कमांड रन करनी है। npm installed -d tailwind css post css and autofixer। तो टेलविंड CSS हमारा इंस्टॉल्ड हो गया पैकेजेस में, यू कैन सी दिस हियर। अब नेक्स्ट स्टेप है टेलविंड CSS का कॉन्फ़िगरेशन करना। तो हमें क्या करना है, टेलविंड CSS init। ओके, जैसे ही हम ये कमांड रन करेंगे tailwind.config.js क्रिएट होगी। बेसिकली एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, यू कैन सी हियर। अब हमें क्या करना है, इस CSS फाइल, इस जे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमें ये कोड पेश करना है। इसका मतलब क्या होता है कि टेलविंड CSS आपकी ये फाइल्स ट्रैक करेगा और उसके बेसिस पे एक CSS जनरेट करेगा। आप उसकी जो भी क्लासेस यूज करोगे सिर्फ वही वो बिल्ड, फाइनल बिल्ड में क्रिएट करेगा, जिससे कि आपके प्रोजेक्ट का साइज ना इंक्रीज हो। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं भाई, SRC फोल्डर के अंदर जितने भी हमारी फाइल्स हैं और जिनका एक्सटेंशन HTML या TS है, उनको आप ट्रैक कर लो, मेरा कोड वहीं पर है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमें ये 3 बेस कंपोनेंट्स टेलविंड CSS के अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करने हैं। वो ये है, यहाँ पे हम अपने style.scss फाइल में इसको इंपोर्ट कर लेंगे। अब हमारा टेलविंड CSS का सेटअप भी कंप्लीट हुआ। इसको हम वेरीफाई करने के लिए अपना प्रोजेक्ट रन करते हैं और ऐप कंपोनेंट में जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि टेलविंड CSS में एक यूटिलिटी क्लास होती है बीजी मतलब बैकग्राउंड, और आपको कोई भी कलर देना है। तो ये सारी यूटिलिटी क्लासेस टेलविंड में आ रही है। मुझे मान लो मैंने ये कलर सेलेक्ट किया, इसका मतलब हुआ कि ये जो हेडिंग है उस पर मैं बैकग्राउंड रेड देना चाहता हूँ 500 लेवल का। तो अब हम इसको आउटपुट में देखते हैं, यू कैन सी कि बैकग्राउंड हमारा रेड हो गया। तो टेलविंड CSS का क्या बेनिफिट है कि हमें बनी बनाई क्लास मिल गई और हमने इसको यूज़ कर लिया। अगर हमको ये नहीं करना होता तो हम क्या करते, हम यहाँ पे क्लास नेम देते बैकग्राउंड रेड हेडिंग और उसको एस स्टाइल फाइल में यहाँ जाते बैकग्राउंड रेड और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर रेड ये लिखते और इस क्लास को हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं। उससे बेटर है कि हमें बनाई बनाई यूटिलिटी क्लासेस मिल रही हैं, इसलिए हम लोग टेलविंड CSS का यूज़ करते हैं। तो इस पॉइंट तक हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। हमने एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, उसमें एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल कर लिया है और टेलविंड CSS कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि कंपोनेंट क्या होता है एंगुलर एप्लीकेशन में। तो हम सारी फाइल्स क्लोज कर देते हैं। तो हमारे सभी जो स्टार्टिंग प्रोजेक्ट है उसमें सिर्फ एक कंपोनेंट है, वो है हमारा स्टार्टिंग कंपोनेंट। तो कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट जो होता है वो एंगुलर एप्लीकेशन का एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है एप्लीकेशन का। तो पूरा एप्लीकेशन मल्टीपल कंपोनेंट से मिलके बना होता है। एंगुलर कंपोनेंट में ही हमारे फंक्शनैलिटी और फीचर्स इनबिल्ट होते हैं, हम लोग जो क्रिएट करते हैं वही हमारे ब्राउज़र में, वेब ब्राउज़र में दिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो एंगुलर होता है उसमें 3 फाइल्स होती हैं। एक HTML फाइल्स होती हैं जिसमें हम डिज़ाइन अपना क्रिएट करते हैं,
SCSS फाइल होती हैं जो हम उस कंपोनेंट को डिज़ाइन करने के लिए स्टाइल्स लिखते हैं, और TS फाइल होती है जिसमें हम लोग लॉजिक लिखते हैं कि इस कंपोनेंट पे इंटरेक्ट करने पे क्या होगा, उसकी फंक्शनैलिटी TS फाइल में लिखते हैं। दूसरा सबसे बात है कि यहाँ पे हम @component डेकोरेटर होता है, यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं। इनका यूज़ कैसे होगा ये मैं अभी बता रहा हूँ कि इसका क्या यूज़ है। आप यहाँ पे देखो टेम्पलेट URL है, इसका मतलब ये बता रहा है एक्चुअली मेन कंपोनेंट की मेन फाइल यही होती है app.component.ts फाइल। TS फाइल ही मेन फाइल होती है कंपोनेंट की, यहीं पे सारे रेफरेंस होते हैं। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हमारी जो स्टाइल है वो इस फाइल में है, राइट, यहाँ पे। और यहीं पे हम बता रहे हैं कि जो HTML हो ये हमारा इस फाइल में HTML फाइल में है। इंपोर्ट्स का क्या मीनिंग है? इंपोर्ट्स का मतलब है कि हाँ ये जो हमारा कंपोनेंट है इतनी चीज़ों को यूज़ कर रहा है। अभी हम लोग सिर्फ मैट बटन मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, इसको हम यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, राइट। और स्टैंड अलोन का मतलब क्या है कि ये कंपोनेंट स्टैंड अलोन है। एक्चुअली ये न्यू फीचर है, इसको समझने की ज़रूरत अभी नहीं है। जब आप लोग कॉम्प्लेक्स लेवल का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो जो मॉड्यूल बेस्ड कंपोनेंट होते हैं और स्टैंड अलोन कंपोनेंट होते हैं उनमें क्या फ़र्क है वो आप बाद में देखेंगे। और ये सेलेक्टर क्या है? सेलेक्टर का यूज़ होता है एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में यूज़ करने के लिए। एक तो ये एक तरीके का एलियास है, वो हम लोग अभी देखेंगे जब और कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो इसका क्या यूज़ आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि कंपोनेंट में प्रॉपर्टीज और इंटरपोलेशन क्या होता है। तो कंपोनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आप यहाँ ये हमारी एक क्लास फाइल है, इसमें कोई भी फील्ड आप क्रिएट करोगे वो इस क्लास की प्रॉपर्टी हो जाएगा, राइट। जैसे हम करते हैं यहाँ पे टाइटल, ठीक है, और इस पे हम इसकी वैल्यू साइन करते हैं माई प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस क्लास की प्रॉपर्टी, और इसको हम इस कंपोनेंट की भी प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स होंगे इनको हम लोग अपने HTML फाइल में भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज कर सकते हैं? यहाँ पे हमने HTML लिखा, ये स्टैटिक कोड है, हार्ड कोडेड कोड है। अगर हमें किसी वेरिएबल को लिखना है तो हम डबल कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे और उस वेरिएबल को यहाँ डालेंगे। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी। अब हम अगर अपने ब्राउज़र में जाएं तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये हमारा टाइटल यहाँ प्रिंट हो रहा है, राइट। एक तरीके से हमने अपनी प्रॉपर्टी को HTML में बाइंड कर लिया। इंटरपोलेशन क्या होता है? इंटरपोलेशन का मीनिंग हुआ कि हम लोग यहाँ पे इसी को इंटरपोलेशन भी बोलते हैं, किसी भी वेरिएबल को करली ब्रेसेस के अंदर यूज करना। हम यहाँ कोई भी वैलिड जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, जैसे ये। तो मतलब अगर आपको HTML फाइल के अंदर कोई भी जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो आप करली ब्रेसेस, डबल करली ब्रेसेस का यूज करिए, उसके अंदर आप कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। यू कैन सी। और यहाँ पे मैं A लिखूंगा, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे अपने कंपोनेंट में 2 फील्ड्स और क्रिएट करता हूँ, वेरिएबल 5 और 6, ओके। अब मुझे इनका सम करना है तो मैं क्या करूँगा, स्पैन, मैंने यहाँ लिखा सम, राइट। और मुझे अब यहाँ पे सम दिखाना है, राइट। तो मैंने स्पैम लिखा और यहाँ पे इंटरपोलेट करके A प्लस B डाला, क्योंकि ये हमारे कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज है, इनको HTML में हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ इंटरपोलेशन का यूज करके मैं पहले JS एक्सप्रेशन को इवेलुएट कर रहा हूँ, दोनों को प्लस कर रहा हूँ, इनकी वैल्यू 6 आ रही है, और फिर ये क्या कर रहे हैं, हमें प्रिंट कर दे रहा है इसके प्लेस पे इसकी जो भी वैल्यू है इसके अंदर। तो
यहाँ पे देखो सम इक्वल टू 11 आ रहा है। तो हमने देख लिया कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनका यूज हम कैसे करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट में और कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने टर्मिनल को मल्टीपल करते हैं। यहाँ पे हम एक नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। नया कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए क्या करना है, ng generate g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट। इसका मतलब हुआ हमें क्या करना है, एक कंपोनेंट जनरेट करना है। कहाँ पे करना है, आप जब भी क्रिएट करोगे वो ऐप फोल्डर के अंदर क्रिएट होगा। अब हमें क्या करना है, हम एक जनरल प्रोसेस होता है कि सारे कंपोनेंट को हम लोग कंपोनेंट फोल्डर के अंदर बनाते हैं। तो हम सबसे पहले कंपोनेंट हमारे ये कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर हमें एक कंपोनेंट बनाना है और हमें कंपोनेंट का नेम देना है होम। तो ये क्या करेगा, होम कंपोनेंट क्रिएट करेगा। तो ये देखो हमारा होम कंपोनेंट क्रिएट हो गया, राइट। अब ये स्पेक्स फाइल क्या है, मैंने पहले ही बताया था, ये यूनिट टेस्टिंग फाइल है जो हम इस ट्यूटोरियल में कवर नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो जो ये हमने एक नया कंपोनेंट बनाया होम, उसमें भी 3 फाइल्स हैं। HTML फाइल है हमारी, SCSS डिजाइन फाइल है और TS लॉजिक फाइल है। तो यहाँ पे हमारा होम कंपोनेंट क्रिएट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि हम जब हमारे प्रोजेक्ट में मल्टीपल कंपोनेंट हैं तो हम एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में यूज कैसे करेंगे। तो जैसे हम अपने होम कंपोनेंट को अपने स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, ठीक है, ऐप कंपोनेंट पे। यहाँ पे तो हमारा ऐप कंपोनेंट शो हो रहा है अभी, क्योंकि वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हमको होम कंपोनेंट दिखाना है तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया था ये सिलेक्टर जो होता है, इस सिलेक्टर का यूज करते हैं। तो आपको कहीं पे भी इस होम कंपोनेंट को यूज करना है तो आपको ऐप माइनस होम इस सेलेक्टर का यूज करना है। तो हम अपने होम कंपोनेंट पे जाते हैं, ये कोड रिमूव करते हैं और हमें इसको एज ए HTML टैग यूज करना है ऐसे। बट क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि अगर आपको एंगुलर कंपोनेंट में कुछ भी यूज करना है तो उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको होम कंपोनेंट को यूज करने के लिए हमें होम कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है, राइट। इस होम कंपोनेंट को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हमारा यहाँ पे हम ऐप हाइफन होम को यूज कर सकते हैं। तो अब हमारे ऐप कंपोनेंट में जो है वो होम कंपोनेंट भी यूज होने लगा। अगर हम जाएंगे यहाँ पे देखेंगे तो देखो क्या हो रहा है। पहले तो हमारा जो ये HTML है वो यहाँ पे दिख रहा है, राइट, यहाँ पे। और उसके बाद हमारा ये कंपोनेंट लोड हो रहा है। अब इस कंपोनेंट पे हमारा जो भी HTML है, अगर हम चलें इस HTML, यहाँ पे ये HTML लिखा है इसलिए हमारा यहाँ पे ये HTML यहाँ पे आ रहा है, राइट। अगर हम यहाँ पे अब कुछ और भी डालेंगे, माई होम कंपोनेंट, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि जब हम एक कंपोनेंट के अंदर दूसरे कंपोनेंट को कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिंगल फाइल कंपोनेंट क्या होता है। अभी जो हमारा ये कंपोनेंट है वो 3 फाइल में डिवाइडेड है, राइट। हम इसको सिंगल फाइल कंपोनेंट भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो हम एक नया कंपोनेंट और क्रिएट करेंगे। पहले ng जनरेट कंपोनेंट, हमारे कंपोनेंट फाइल फोल्डर के अंदर हमें कंपोनेंट बनाना है हेडर। हमारे बेसिकली हम जो यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं वो एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम
ढेर सारे प्रोडक्ट को सर्वर से फेच करेंगे डेटाबेस से और अपने स्क्रीन में दिखाएंगे। वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप प्रोडक्ट डिटेल पेज पे जा सकते हो और ऐड प्रोडक्ट क्लिक करके आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, एडिट प्रोडक्ट करके आप एडिट कर सकते हो। ये हमारे प्रोजेक्ट की पूरी फंक्शनैलिटी होगी। और हम इस और एंगुलर के सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, सीखेंगे और अपने उस प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में इसको क्रिएट भी करेंगे। ये मेरा अप्रोच रहेगा इस ट्यूटोरियल में। तो हम लोग का पहले क्या करेंगे, कंपोनेंट बनाएंगे, हेडर कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हमारा हेडर कंपोनेंट बन गया। इसमें भी 4 फाइल हैं। तो हमें क्या करना है, पहले तो हमको सिंगल फाइल कंपोनेंट का क्रिएट करने के लिए, जैसे इस हेडर कंपोनेंट को मुझे सिंगल फाइल कंपोनेंट करना है, तो इनकी HTML फाइल और CSS फाइल, इन दोनों को डिलीट कर देना है। ठीक है, अब हमारे पास एक सिंगल कंपोनेंट बचा और इसको हमें क्रिएट करने, वर्क करने के लिए हमें जो ये टेम्पलेट URL है, हम बता रहे हैं कि हमारे पास HTML यहाँ पे है क्योंकि अब हमारी ऐसी कोई फाइल नहीं है। तो हमें ये इसकी जगह पे, टेम्पलेट URL की जगह पे टेम्पलेट देना है, सिर्फ टेम्पलेट। और इधर बैक टिक, ये बैक टिक वाला जो सिंबल होता है ये यहाँ पे डालना है। सेम हमें स्टाइल्स में करना है और यहाँ पे बैक टिक लगाना है। ठीक है, ये हमारा सिंगल फाइल कंपोनेंट क्रिएट हो गया। हमें अलग फाइल में HTML और CSS लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे अपनी HTML और CSS लिख सकते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पे हेडिंग डालनी है, हेलो फ्रॉम हेडर। ठीक है, और हमें यहाँ पे इस पे क्लास लगानी है BG Green 500। ठीक है, ये टेलमेट CSS की क्लास होगी। और यहाँ पे अगर आपको कोई CSS लिखनी होगी, ठीक है, तो आप लिख सकते हो। तो अब चलते हैं, अब इसको हमें यूज़ भी तो करना पड़ेगा, इसको अपने ऐप कंपोनेंट में। तो हम अपने ऐप कंपोनेंट में चलते हैं। हेडर है तो इसको सबसे पहले यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। उससे पहले हमें हेडर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हेडर कंपोनेंट, ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया। अब हम उसके सेलेक्टर को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। सिलेक्टर हमारा यूज़ हो गया। अब हमको यहाँ आउटपुट में यहाँ देखना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा हेडर इंपोर्ट यूज़ हो रहा है तो हेडर आ गया। फिर उसके बाद हमारा HTML है, उसके बाद हमारा होम कंपोनेंट का कंटेंट आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सिंगल फाइल कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो हम लोगों ने कंपोनेंट को अच्छे से डिटेल में देख लिया, कंपोनेंट क्रिएट कैसे करते हैं, कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इंटरपोलेशन क्या होता है, सिंगल फाइल कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में यूज़ कैसे करते हैं। तो ये सब हमने देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो कंट्रोल फ्लो का है, कि कंट्रोल फ्लो कैसे हम यूज़ करते हैं। कि कंट्रोल फ्लो क्या होता है, एट द रेट इफ, एट द रेट इल्स एंड एट द रेट फॉल्स, ये क्या होता है। पहले एंगुलर एंगुलर 17 से पहले हमारे पास स्टार NGF होते थे। इसका यूज़ हम लॉजिकली, हमारे पास एट द रेट डायरेक्टली नहीं था, बट हम लोग इल्स का यूज़ कर लेते थे समहाउ। और इसके लिए होता था स्टार NG4। इनको हम स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव बोलते थे, बट अब हम लोग इनका यूज़ नहीं करते हैं। एट द रेट सिंबल के साथ हम कंट्रोल फ्लो का यूज़ करते हैं। ये मोर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं। अब देखते हैं ये इन कंट्रोल फ्लो का यूज़ क्या है। तो जैसे हम अपने ऐप होम कंपोनेंट में आते हैं,
तो पहले तो हम अपने ऐप कंपोनेंट में चलते हैं, यहाँ से हम अपने हेडर को रखते हैं और होम कंपोनेंट को रखते हैं और अपने होम कंपोनेंट पे हम वर्क करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक हेडिंग ले लेते हैं hello 1 और एक हेडिंग लेते हैं hello 2। ओके, अभी हमारा ये दोनों हमारे पेज पे शो हो रहे हैं। ठीक है, hello 1 एंड hello 2 बोथ। ओके, बट अब हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पे एक अपनी प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, उसका नाम रखते हैं टाइप इक्वल टू 1। ओके, सपोज कोई हाइपोथेटिकली कोई प्रॉपर्टी है जिसका नाम है टाइप और उसकी वैल्यू है 1। हमें क्या करना है, अगर टाइप की वैल्यू 1 हो तो हमें hello 1 दिखाना है, अदरवाइज हमें hello 2 दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, @if का यूज करेंगे। हम ऐसे करेंगे और टाइप को हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर टाइप इक्वल टू 1 है तो हम hello 1 दिखाएंगे, अदरवाइज @else हम hello 2 दिखाएंगे। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल फ्लो @if और @else का यूज। तो अब देखो, अभी हमारा टाइप की वैल्यू 1 है, इसलिए हमारा hello 1 दिख रहा है। अगर हम टाइप की वैल्यू 5 कर दें तो इसका मतलब हुआ हमारी टाइप की वैल्यू 1 नहीं है, तो हमारा ये नहीं आएगा, एल्स ब्लॉक रन करेगा। राइट, सिंपल कोडिंग एग्जांपल है, जैसे जावास्क्रिप्ट में में हम इफ एल्स यूज करते हैं। तो आप यहाँ देखो, हमारा एल्स ब्लॉक का एलिमेंट शो हो रहा है। तो हम लोग कंट्रोल फ्लो का यूज, इफ एल्स का यूज कंडीशनली एलिमेंट को शो हाइड करने में करते हैं। अब इसके बाद हम लोग स्विच का देख लेते हैं, स्विच कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम लोग @switch लगाएंगे और हम अपने टाइप पे, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं, सिंपल है। जैसे हमें टाइप पे कंडीशन लगानी है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, @case, और अगर उसकी वैल्यू 1 हुई तो हमें यहाँ पे अपनी हेडिंग दिखानी है hello 1। ओके, और सेम अगर हमारी इसकी वैल्यू 2 हुई तो हमें 2 दिखाना है, और अगर इसकी वैल्यू 3 हुई तो हमें 3 दिखाना है। ठीक है, और और @default अगर इसकी वैल्यू 1 2 3 के अलावा कुछ भी हुई तो हम सिर्फ दिखाएंगे hello। डिफॉल्ट। ओके, तो अभी हमारे टाइप की वैल्यू 5 है, इसलिए डिफॉल्ट, चलो इसको वैल्यू 1 करते हैं। तो अब हमारा कंडीशन यहाँ पे केस मैच करना चाहिए ये वाला, तो हमारा hello 1 आना चाहिए। ओके, लेट्स सी, अब हमारा hello 1 प्रिंट हो रहा है। ओके, अब हम इसकी वैल्यू 2 करते हैं तो अब हमें यहाँ 2 दिखना चाहिए। राइट, और अगर अब हम इसकी वैल्यू 6 करते हैं तो अब हमारे ये डिफ़ॉल्ट में जाना चाहिए, तो यहाँ हमारा डिफ़ॉल्ट आ रहा है। तो इस तरीके से हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। राइट, ये हो गया हमारा स्विच स्टेटमेंट। इसके बाद हमारा @for होता है। इसका यूज़ कैसे करते हैं, अगर किसी एलिमेंट को हमें बार बार रोटेट करना है किसी एरे पे, तब हम @for का यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले हम लेते हैं टाइप्स
इसको हम लेते हैं एरे, ठीक है। हमारे पास 4 एलिमेंट है, अब हमको 4 हेलोज दिखाने हैं, ठीक है। तो हमारा एक तरीका तो हो गया कि हम अपना हेलो लें और यहाँ पे क्या करें, टाइप का इंडेक्स 0 पे है, इसको हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे टाइप में 4 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे हम इसको 4 बार कर दें और यहाँ पे ये हो गया, राइट। तो हमने यहाँ पे हेलो की चार एलिमेंट है, तो हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4 हमने यहाँ कर दिया। तो ये क्या हो गया, हम ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, बट ये गलत तरीका है क्योंकि हम सेम एलिमेंट को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो हमें बेटर प्रोजेक्ट में रीयूजेबिलिटी का यूज़ करना चाहिए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हमको रिपीट यूज़ कर सकते हैं @false से, ठीक है। @for का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम आइटम ऑफ टाइप और यहाँ पे ट्रैक बाई आइटम, ठीक है। ये हमारा फॉर लूप का एग्जाम्पल हो गया। ओके, तो हमें यहाँ लेट का यूज़ नहीं करना है, ये इसका सिंटैक्स @for का सिंटैक्स कुछ ऐसा है, ओके। तो अब हम एक बार देखते हैं हमारा आउटपुट क्या है। ओके, तो यू कैन सी हमारे एरे में 4 एलिमेंट्स हैं, तो वो 4 बार हमारा लूप इटरेट हो रहा है। अब यहाँ हमें 0th इंडेक्स की जगह पे हम यहाँ पे आइटम को प्रिंट कर सकते हैं, तो जो भी एलिमेंट हमारा एरे का होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो यू कैन सी यहाँ पे हमारा जो भी एरे के एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट हो रहे हैं। अगर हम 5th कर देंगे तो 5 बार हमारा लूप रन करेगा, यू कैन सी। तो ये हमने देख लिया कि हम फॉर लूप को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंगुलर। इसके साथ में @empty भी होता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमारे एरे में कोई एलिमेंट नहीं होगा तो फॉर लूप नहीं रन करेगा, बल्कि ये @empty ब्लॉक रन करेगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं नो एलिमेंट इन एरे। तो अभी हम इसको देखते हैं, तो अभी तो हमारे एरे में एलिमेंट्स हैं इसलिए हमारा फॉर लूप रन कर रहा है। बट अगर हम इस एरे को इम्पटी कर दें तो हमारा कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये नहीं रन करेगा, ये वाला ब्लॉक @empty ब्लॉक रन करेगा। तो देखते हैं, यू कैन सी नाउ आवर empty ब्लॉक इज रनिंग। सो लेट्स रिमूव इट। और अब जो हमने यहाँ पर सीखा है उसको हम अपने रियल लाइफ प्रोजेक्ट में वर्क करेंगे। तो हम यहाँ पे कार्ड का यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट कार्ड हम क्रिएट करेंगे, उसके लिए हमें एक प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट जनरेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जनरेट करते हैं कार्ड कंपोनेंट। तो ng जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर हमारा प्रोडक्ट कार्ड, ओके। तो हम एक प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट बना लेते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट हो गया। इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपने होम कंपोनेंट में, ओके। तो चलते हैं अपने होम कंपोनेंट में। यहाँ पे हम एक ड्यू ब्लॉक लेते हैं, क्लास P8 मार्जिन टॉप 4 और यहाँ पे हम एक रो क्रिएट करेंगे
फ्लेक्स रैप गैप 2। ओके, और यहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट कंपोनेंट को हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। ओके, तो अब हम यहाँ पे @ऐप प्रोडक्ट कार्ड को यहाँ पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, पहले ये हमारा प्रोडक्ट कार्ड आ गया और इसको मल्टीपल टाइम हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो W 4/12 लेट्स सी। तो यहाँ पे गैप नहीं रहेगा, इसको साइड बाय साइड करने के लिए PR2 डालना पड़ेगा। पैडिंग राइट और हमको मार्जिन बॉटम भी देनी पड़ेगी, मार्जिन बॉटम 2। ये हम रोज क्रिएट कर रहे हैं, रोज और कॉलम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो यू कैन सी एक रो में 3 प्रोडक्ट कार्ड हमारे आ रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम अपने प्रोडक्ट कार्ड को एक डिज़ाइन देना चाहते हैं, राइट। तो चल के हम प्रोडक्ट कार्ड में एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे हम मैट कार्ड का यूज़ करेंगे। ओके, लेट्स सी मैट कार्ड कंपोनेंट। हम एंगुलर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मैट कार्ड यूज़ करेंगे। तो अपने प्रोडक्ट में हम मैट कार्ड को इंपोर्ट करेंगे। सॉरी, मैं गलत फाइल में आ गया हूँ। ये टेस्ट फाइल है, टेस्ट फाइल को हम डिलीट कर देते हैं। कंपोनेंट फाइल में चलते हैं। इसको मैट कार्ड मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे और अब हम यहाँ पे कार्ड को यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कोई एग्जांपल। तो ये एग्जांपल बेटर लग रहा है हमारे प्रोडक्ट के लिए। तो अब हमें यहाँ पे एक इमेज यूज़ करनी है। हम यहाँ पे इमेज यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, और हम फ्लिपकार्ट पर चलते हैं, यहाँ से किसी प्रोडक्ट की हम इमेज निकालेंगे। सो लेट्स सी, तो हम ये इमेज ले लेते हैं। ओपन इमेज इन न्यू टैब। ये हमें URL मिल गया, इसको कट करते हैं। ये URL हम यहाँ डालते हैं। ओके, इस पे क्लास शैडो डालते हैं। इसके बाद अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा प्रोडक्ट कार्ड। फाइन, बेटर है। अब हमें यहाँ पे एक ड्यू लेना है। उस ड्यू में एक हेडिंग डालनी है, प्रोडक्ट नेम टाइटल जो भी होगा। उसके बाद हमें एक हेडिंग लेनी है, हमें प्रोडक्ट का ब्रांड यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हमें एक ड्यू लेना है यहाँ पे, उसमें हम स्पैन डालेंगे। 3 स्पैन होंगे हमारे पास। एक में हम RS 1000 डालेंगे,
एक में RS 2000 डालेंगे, ये हमारा रेगुलर प्राइस हो गया, ये हमारा अभी करंट प्राइस है। और यहाँ पे हम 50% ऑफ लिखेंगे। ओके, और इसको हम स्ट्राइक करेंगे। आप देखते हैं कैसा दिख रहा है, इट्स लुकिंग बेटर। अब हमें क्या करना है, हमें इस पे पैडिंग देनी है P4, और इसे साइड बाय साइड लाने के लिए हम यहाँ पे फ्लेक्स डालेंगे। तो लुक हाउ इट लुक, या अब इसमें थोड़ी सी गैपिंग देते हैं 2 की। अभी सही आया है। हमें इस जो ये इमेज है इसकी हाइट को फिक्स करना है 300 px। नहीं आ रहा है, तो लेट्स गिव दिस सम क्लास हाइट दिस वन। अभी ये हाइट हमारी सही आ रही है, ठीक है। दिस तो हमारा कार्ड यहाँ पे एक प्रोडक्ट कार्ड हमारा क्रिएट हो गया। हमें इसको भी थोड़ा सा कम करना चाहिए। नाउ इट्स लुक फाइन, कार्ड हमारे क्रिएट हो गए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सपोज करो ये अब हमारे होम कंपोनेंट में हम इसको रिपीट कर रहे हैं, राइट। अब इसको हम बार बार रिपीट करने से बेटर है हम फॉर लूप यूज कर लें। तो सपोज हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं, तो हमने यहाँ प्रोडक्ट एरे क्रिएट किया। ओके, उसमें हम प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट हो गए। तो प्रोडक्ट्स हो गए। अभी इस पे हम लूप कर लेते हैं यहाँ पे, इसको बार बार, सॉरी ये हमारा होम कंपोनेंट पे आएगा क्योंकि हम यहाँ पे बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं इस कोड को। तो हम इसको यूज़ करेंगे और इसको हटा देते हैं, ये हमारी यूज़ का नहीं है। अब हम यहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, राइट। यह कोड हमारा रिपीट हो रहा है बार बार, तो इस बेटर कि हम फॉर लूप यूज़ कर लें। तो आइटम्स की जगह पे हमारा प्रोडक्ट हो गया, और इसके अंदर हम कोई एक HTML यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बाकी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो अब जितने प्रोडक्ट हैं हमारे पास एरे में उतनी बार हमारा ये कंपोनेंट लोड हो जाएगा। तो लेट्स सी हाउ इट्स लुक, या इट्स लुक फाइन। हमारे पास 5 प्रोडक्ट हैं एरे में, तो ये 5 बार यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कंपोनेंट कम्युनिकेशन। तो कंपोनेंट कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है कि हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा फ्लो कैसे कर सकते हैं। मतलब अगर हम जैसे होम कंपोनेंट के अंदर, यहाँ पे कोड से दिखाता हूँ, जैसे हम यहाँ पे होम कंपोनेंट के अंदर अपने प्रोडक्ट कार्ड को यूज़ कर रहे हैं, राइट, प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट को। तो हम यहाँ से कुछ डेटा अगर सेंड करना चाहते हैं तो कैसे सेंड करेंगे, या प्रोडक्ट कार्ड से कुछ सेंड करना चाहते हैं तो होम कंपोनेंट में, तो वो हम कैसे करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कंपोनेंट कम्युनिकेशन। तो एट द रेट इनपुट का हम यूज़ करते हैं डेटा हम सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए आउटपुट। तो अगर पेरेंट्स से चाइल्ड में कंपोनेंट में डेटा भेजना है तो हम एट द रेट इनपुट का यूज़ करेंगे। अगर हमको पेरेंट चाइल्ड से पेरेंट को डेटा सेंड करना है तो आउटपुट बोलेंगे। तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से ही लेकर चलते हैं। सपोज हमें
यहाँ पे इस प्रोडक्ट कार्ड में प्रोडक्ट की इमेज, नेम, टाइटल, इन सब की प्राइस, इनकी रिक्वायरमेंट है। तो हम ये डेटा को कम होम कंपोनेंट में यहाँ से हम भेजेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो ये प्रोडक्ट कार्ड है, एरे है, इसमें रियल डेटा डालते हैं। तो हम अपने यहाँ पे प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, राइट। तो वो मैंने कॉपी किया है, हम एक 5 प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारा 5 प्रोडक्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारे प्रोडक्ट में ब्रांड का नाम है, उसकी इमेज है, करेंट प्राइस है, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, डिस्काउंट कितना है, और प्रोडक्ट का टाइटल या नेम क्या है। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं और टोटल हमारे 5 एलिमेंट हैं, प्रोडक्ट एलिमेंट है, राइट, हमारे एरे में। अब इसके इस प्रोडक्ट एरे पे हमारे पास, हम इस पे लूप कर रहे हैं, तो ये हमारा कार्ड 5 टाइम्स यहाँ पे दिख रहा है। अब हमें जो यहाँ पे एक प्रोडक्ट की डिटेल है, उसको हमें कार्ड में सेंड करना है। तो ये हमारा एलिमेंट हो गया एरे का। तो इसको अगर हमें प्रिंट करना है एक बार, तो आइटम जेसन ऐसे कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट कर सकते हैं। ये मैं बस आपको शो कर रहा हूँ कि इस आइटम में क्या वैल्यू है। तो अगर आप देखोगे हर कार्ड में जो लूप चल रहा है वो प्रोडक्ट का एलिमेंट दिखा रहा है, यहाँ पे जो भी वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब इस आइटम को हमें इस प्रोडक्ट में सेंड करना है। तो हम इसको एज ए प्रॉपर्टी बाइंडिंग यहाँ पे हम सेंड कर सकते हैं। बट उसके लिए इस प्रोडक्ट कार्ड को यहाँ पे रिसीव भी करना पड़ेगा। अगर रिसीव करना है तो हमें यहाँ पे @input प्रोडक्ट ऐसे हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ इस स्टेटमेंट का, कि ये कार्ड, ये कंपोनेंट प्रोडक्ट नाम से एक इनपुट एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब जो भी कंपोनेंट इस कंपोनेंट को यूज करेगा वो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी में डेटा सेंड कर सकता है। अब होम कंपोनेंट को यहाँ से डेटा सेंड करना है, तो हम प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे और यहाँ डेटा प्रोवाइड करेंगे, और डेटा हमारा है आइटम में, तो हम यहाँ पे आइटम सेंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें डेटा रिसीव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें डेटा रिसीव हुआ या नहीं हुआ इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। तो एक बार फिर से हम कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे इमेज के नीचे हम अपने प्रोडक्ट प्रॉपर्टी को प्रिंट करते हैं। तो आप देख लो कि हमें डेटा रिसीव हो रहा है प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट में। अब जब हमें डेटा रिसीव हो रहा है तो हम ये हार्ड कोडेड डेटा की जगह पे रियल डेटा भी यूज कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट इमेज यूज करना है, क्योंकि हमारा इमेज यूआरएल है, इमेज में है। और यहाँ पे हमें यूज करना है इंटरपोलेशन के थ्रू प्रोडक्ट डॉट नेम। सेम हम यहाँ पे करेंगे, ब्रांड शो करेंगे, और यहाँ हम प्राइस शो करेंगे, और यहाँ हम
डिस्काउंट शो करेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, करंट प्राइस, इसको हम करंट प्राइस बोलेंगे। फिर हमारा स्टैंडर्ड प्राइस है, इसको हम यहाँ स्टैंडर्ड प्राइस लिखेंगे। उसके पास हमारा डिस्काउंट है, हम यहाँ डिस्काउंट लिखेंगे। तो ये हम डायनेमिक डेटा अपने कार्ड पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो हमारा यहाँ फॉर लूप चल रहा है, तो अब सारे कार्ड पे अपना अपना डेटा दिखेगा, सेम डेटा नहीं दिखेगा। तो देखते हैं इसको, यू कैन सी सबकी इमेज डिफरेंट है, सबका नाम डिफरेंट है। तो इस तरीके से हम एक पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा पास करते हैं। तो ये तरीका हो गया हमारा डेटा पास करने का, पेरेंट टू चाइल्ड। और इसको हम @input प्रॉपर्टी के थ्रू, डेकोरेटर के थ्रू पास करते हैं और रिसीव करते हैं। अब सपोज करो हमें इस प्रोडक्ट कार्ड मतलब चाइल्ड कंपोनेंट से अपने पेरेंट कंपोनेंट पे कुछ सेंड करना हो, कुछ भी सेंड करना हो, कोई इवेंट सेंड करना हो कि हमारा बटन पे क्लिक हुआ या कोई डेटा सेंड करना हो, तो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें @output डेकोरेटर का यूज करेंगे। इसका मतलब है हम यहाँ से एक इवेंट सेंड कर सकते हैं और वो इवेंट में डेटा भी सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट कार्ड से हम ऐसा क्या यहाँ से सेंड कर सकते हैं जो रिलेवेंट हो हमारे एग्जाम्पल के लिए। तो सपोज हम यहाँ पे एक बटन दे देते हैं कि व्यू, व्यू बटन, और उस पर जब क्लिक हो तो हमारे होम कंपोनेंट को पता चलना चाहिए कि हाँ हमारे कार्ड पे क्लिक हुआ है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक बटन देंगे, क्लास फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, और हम यहाँ पे अब इसको कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे मैट बटन मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे बटन व्यू कलर प्राइमरी, मैट रेस्ट बटन। तो हमने ये बटन क्रिएट कर ली। तो जब अब इस बटन पे क्लिक होगा तो हम अपने पेरेंट कंपोनेंट में इवेंट सेंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा हम इवेंट हैंडलिंग कैसे करते हैं। तो जैसे अब इस बटन पे हमें क्लिक इवेंट का हैंडलर लगाना है, तो हमें क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट, और जो भी इवेंट हमें लगाना है, जैसे हमें क्लिक इवेंट लगाना है तो क्लिक इवेंट, तो हमें यहाँ पे क्लिक इवेंट हो गया। अब हमें कॉल करना है व्यू एक फंक्शन, जो भी फंक्शन हमें कॉल करना है वो हम यहाँ से कॉल कर सकते हैं। अब जैसे हमने व्यू फंक्शन कॉल किया तो यहाँ पे हम एक व्यू फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं व्यू। अब देखते हैं कि हमारा इवेंट हैंडलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, राइट। तो हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये भी सीख रहे हैं कि हम HTML इवेंट पे एंगुलर में क्लिक इवेंट कैसे हैंडल करते हैं। तो ये हमारा क्लिक इवेंट है। जब भी इस बटन को क्लिक करेंगे
तो हम व्यू फंक्शन कॉल होना चाहिए। हम यहाँ पे जो भी फंक्शन देंगे वो फंक्शन कॉल होगा। तो अब एक बार चेक करते हैं। व्यू पे क्लिक करने पे हमारा कंसोल डॉट लॉग आ रहा है, इसका मतलब हमारा ये फंक्शन कॉल हो रहा है, राइट। तो एक तरीके से हमने इवेंट हैंडलिंग कर ली। अब हमें यहाँ से इवेंट सेंड करना है अपने पेरेंट पे। तो हमें क्या करना है, व्यू प्रोडक्ट, ये हम इवेंट का नाम दे रहे हैं कि हमारे इवेंट का नाम ये है। हमें यहाँ एक इवेंट इमिटर क्रिएट करना पड़ेगा जो वाइड, मतलब कोई डेटा नहीं सेंड करेगा, ओनली ट्रिगर करेगा। अगर हमें यहाँ से कोई डेटा सेंड करना है तो हम स्ट्रिंग डेटा भी सेंड कर सकते हैं। तो अब चूंकि हमें यहाँ सिर्फ ये बताना है कि ओके, हम यहाँ से हम डेटा सेंड कर देते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। हम प्रोडक्ट की आईडी सेंड करेंगे जो यहाँ से क्लिक हुआ है। ओके, तो ऐसे हमने एक आउटपुट ट्रिगर क्रिएट किया इवेंट, जो कि इमिट करेगा। अब जैसे ही हमारे बटन पे क्लिक हुआ, हम क्या करेंगे, व्यू प्रोडक्ट, ये हमारी आउटपुट प्रॉपर्टी है, उसको इमिट फंक्शन होता है, इसमें जो भी डेटा हमें डालना है वो डाल सकते हैं। तो हम यहाँ से हम प्रोडक्ट डॉट आई इमिट कर देंगे। मतलब इसका ये हुआ कि व्यू प्रोडक्ट अब यहाँ से डेटा इवेंट ट्रिगर कर रहा है और वो इवेंट इस डेटा को पास करेगा। अब इसको रिसीव करने के लिए होम कंपोनेंट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे हम इवेंट बाइंडिंग करते हैं, अभी हमने बटन पे क्लिक इवेंट बाइंड किया था करली ब्रेसेस स्मॉल ब्रैकेट लगा के, सेम वे से जो हमारी आउटपुट प्रॉपर्टी का नेम है उसका यूज करेंगे, और जो फंक्शन हमें कॉल कराना है वो हम यहाँ कर देंगे। मान लीजिए हमारा ऑन व्यू प्रोडक्ट, ये हमारे फंक्शन का नाम है, तो ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। तो देखते हैं कि हमारा ये फंक्शन कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये फंक्शन क्रिएट करेंगे और कंसोल डॉट लॉग तो ये जब मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो पहले हमारा क्लिक इवेंट का हैंडलर चल रहा है, फिर उसके बाद ऑन व्यू प्रोडक्ट हैंडलर चल रहा है, राइट। तो सबसे पहले जब इस बटन पे क्लिक हुआ तो हमारा व्यू फंक्शन कॉल हुआ, और व्यू फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं। उसके बाद ये इवेंट ट्रिगर हो रहा है और ये इवेंट को इस इवेंट को हमारा होम कंपोनेंट रिसीव कर रहा है और ये फंक्शन कॉल हो रहा है। जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा रहे हैं। तो ये हमारा ट्रिगर करने का प्रोसेस हो गया। अब चूंकि हमारा ये प्रोडक्ट कार्ड यहाँ से डेटा भी सेंड कर रहा है, अब इस डेटा को रिसीव करने के लिए क्या करना है, जब हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो यहाँ हमें डॉलर इवेंट पास करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो भी इवेंट में डेटा आ रहा है वो हमें हमारे फंक्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे फंक्शन को एक इवेंट भी रिसीव करना पड़ेगा। अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो वहाँ से हमारा जो डेटा होगा पास हो रहा है वो यहाँ पे मिलेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो हमें प्रोडक्ट की आईडी 1 मिली, इस पर किया हमें 2 मिली, इस पर किया हमने 3 मिली। तो ये इस तरीके से हम डेटा रिसीव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डेटा रिसीव कर रहे हैं, इवेंट भी रिसीव कर रहे हैं। तो ये हुआ हम कैसे दो कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो टू वे कम्युनिकेशन हमने देख लिया। नेक्स्ट हम इवेंट हैंडलिंग को थोड़ा और डीप में देखेंगे। जैसे अभी हमने क्लिक इवेंट हैंडलिंग देखी, और भी हमारे पास
इवेंट्स होते हैं उनको भी हैंडल करके देखते हैं। तो हम अपने प्रोजेक्ट में ही चलते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं, तो ऊपर हम इसके एक प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्च कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो ng जनरेट कंपोनेंट, और हम यहाँ पे अपना सर्च कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। ओके, तो अब सर्च कंपोनेंट हमारा क्रिएट हो गया, और इसको हम अब इंपोर्ट कर लेते हैं अपने होम कंपोनेंट पे। और हम यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐप सर्च कंपोनेंट को हमने यूज कर लिया, राइट। और क्लास फ्लेक्स मार्जिन बॉटम 4, तो हमारा सर्च कंपोनेंट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इस सर्च कंपोनेंट में चलेंगे हम, और यहाँ पे हम क्लास w फुल फ्लेक्स, और अब हमें यहाँ पे एक सर्च बटन देनी है और सर्च बॉक्स देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंगुलर मटेरियल में ही इनपुट फील्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसको यूज़ करने के लिए हमें इनपुट मॉड्यूल यूज़ करना है। इसको हम इंपोर्ट करेंगे अपने सर्च कंपोनेंट में। अब इसके एग्जाम्पल को हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारा है एग्जाम्पल। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे एक मैट मॉड्यूल बटन मॉड्यूल भी कर लेते हैं। मैट बटन मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया, और हम यहाँ पे बटन भी यूज कर लेते हैं। सर्च कलर प्राइमरी, और यहाँ पे मैट रेस्ड बटन। ओके, अब देखते हैं हमारा सर्च कैसा दिख रहा है। तो यू कैन सी इट्स लुकिंग बेटर। इनको थोड़ा साइड बाय साइड लाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, आइटम सेंटर के यहाँ पे हमें अपीयरेंस नहीं, सबस्क्रिप्ट डायनेमिक करनी। ठीक है, तो आई थिंक इट्स लुक नाउ फाइन। थोड़ी सी हमें इस पे क्लास लगा के विथ जो करनी है 8/12 करनी है। अब देखते हैं कैसा है। अभी भी बेटर नहीं हुआ है। इनको थोड़ी सी गैपिंग देते हैं पहले। तो गैप 4। ओके, लेट्स सी हाउ इट्स लुक। अभी सही है। और इसमें अपीयरेंस आउटलाइन देंगे तो बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, इट्स नॉट लुकिंग नाइस। इसको हटाते हैं, इसमें लिखते हैं सर्च। के
ये अभी ये सही लग रहा है, इसको थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है, विथ की प्रॉब्लम है। तो एक बार इसको, अभी भी नहीं हुआ, एक बार इसको हम स्टाइल लगा देते हैं, विथ 90% इम्पोर्टेंट। देखते हैं, अभी भी नहीं आया, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी आई डोंट नो। वापस करते हैं इसको, इतने पे ही वर्क करना चाहिए। मुझे लग रहा है इसकी विथ हमें देनी पड़ेगी, विथ 1200 px, लेट्स सी। हाँ, अब बेटर आया है। तो हमें सर्च बॉक्स मिल गया और हमें सर्च बटन मिल गई। तो अब हमें इवेंट हैंडलिंग करनी है। ओके, मतलब इवेंट हैंडलिंग क्या हुआ कि इस बटन पे क्लिक हो तो हमें पता चलना चाहिए, कोई फंक्शन हमें ट्रिगर करना है इस बटन की क्लिक पे। तो ये एग्जांपल हमने देख लिया है। तो हमें इवेंट क्लिक इवेंट हैंडल करना है, तो हमें क्लिक इवेंट हमने यहाँ लगाया, और कोई फंक्शन कॉल करना है इस क्लिक पे, तो उसको क्या करना है, हमें ऑन सर्च फंक्शन का नाम देना है। तो हमें यहाँ पे अपना ये फंक्शन हमने लिख लिया और कंसोल डॉट लॉग करा लिया, ऑन सर्च कॉल्ड। तो ये फंक्शन हमारा कॉल हो गया, अगर ये प्रिंट हो रहा होगा तो। एक बार देखते हैं इसको क्लिक करके, सॉरी, हमें सर्च बटन क्लिक करनी है, तो हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्लिक इवेंट हैंडल कर लिया, जैसे यहाँ व्यू पे हमने किया था, राइट। अब हमें एक और इवेंट हैंडल करना है, बहुत कॉमन सा होता है, चेंज इवेंट। मतलब कोई भी इनपुट चेंज हो रहा तो उसका चेंज इवेंट कैसे हैंडल करते हैं। उसके लिए हमें सेम प्रोसेस है, हम इनपुट बॉक्स पे हमारा चेंज इवेंट होता है जावास्क्रिप्ट में, तो सेम एंगुलर में बस आपको स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करना है, चेंज, और कोई भी फंक्शन आपको कॉल करना है, इनपुट चेंज, ये फंक्शन कॉल करना है। तो ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा जब भी हमारा इनपुट चेंज होगा। तो कंसोल डॉट लॉग इनपुट चेंज कॉल्ड। तो एक बार देखते हैं, जब भी हम इस सर्च बॉक्स में कुछ भी टाइप करेंगे, इसकी वैल्यू चेंज होगी और हमारा वैल्यू चेंज फंक्शन कॉल होगा। जैसे हम यहाँ से निकल इस पे टाइप करने के बाद हट रहे हैं, तो चेंज इवेंट हमारा कॉल हो रहा है, राइट। अब हमें इस चेंज इवेंट पे क्या डेटा ट्रिगर हो रहा है ये देखना है। तो हम यहाँ से डॉलर इवेंट पास करेंगे और यहाँ पे हम लिसन कर सकते हैं इवेंट एनी टाइप का, राइट। और यहाँ पे इवेंट को प्रिंट करा लेंगे। तो देखते हैं हम चेंज इवेंट पे हमें क्या डेटा रिसीव होता है। जैसे हमने यहाँ किया, ये देखो हमें इवेंट रिसीव हुआ, इवेंट डॉट टारगेट के अंदर वैल्यू होगा वैल्यू, तो हमें इसकी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो अगर हमें इनपुट बॉक्स की वैल्यू चाहिए तो हम इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू अगर हम करेंगे तो हमें इवेंट की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे ही मैं अभी चेंज इवेंट फायर करूँगा, अब उसमें जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो रही है। और भी इवेंट होते हैं, जैसे ब्लर इवेंट होता है। अगर हमें ब्लर इवेंट कॉल करना है तो हम क्या करेंगे, ब्लर ऑन, ब्लर की जगह पे हमें आई थिंक की अप और की डाउन, की प्रेस हम यूज कर सकते हैं। चलो की प्रेस को मैं बताता हूँ क्या होता है, ऑन टाइपिंग। और इसमें भी हम यहाँ से
इवेंट पास कर सकते हैं, डॉलर इवेंट। तो हम जब भी कोई की प्रेस करेंगे इनपुट बॉक्स में तो हमारा ये इवेंट ट्रिगर होगा। ओके, तो इसको देखते हैं। इवेंट इन कंसोल डॉट लॉग कॉल्ड, और हम पूरे इवेंट को प्रिंट कर लेते हैं। एक बार देखते हैं क्या इसमें डेटा मुझे मिलता है। तो अब जब भी हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहे हैं हमें देखो इवेंट मिल रहा है, वहाँ पे हमारा ऑन टाइपिंग कॉल्ड हो रहा है। और जब हम यहाँ से चे बाहर आएंगे तब हमें चेंज इवेंट कॉल हो रहा है। तो हमें ऑन की प्रेस पे, जब हम की प्रेस कर रहे हैं, अगर हमको वैल्यू चाहिए तो हम सेम प्रोसेस से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से। तो हम यहाँ पे भी सेम इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू अगर हम प्रिंट कराएंगे तो हमें इसमें की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ये देखो, जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ मुझे कंसोल मिलता जा रहा है जो डेटा मैं वहाँ प्रिंट टाइप कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम लोग एंगुलर में इवेंट हैंडलिंग करते हैं। अब जैसे हमें हमारे होम कंपोनेंट में ये प्रोडक्ट लोड हो रहे हैं, राइट। तो हमें अपने होम कंपोनेंट को बताना है कि भाई यूजर ने सर्च किया है, आप सर्च करो कुछ। तो हमें क्या करना है, कैसे नोटिफाई करेंगे यहाँ से हम, तो जो हमारा सर्च कंपोनेंट है इसे इवेंट ट्रिगर करना पड़ेगा। और वो कैसे करते हैं हमने देखा है, @output का यूज करके। तो यहाँ हम लिखेंगे ऑन सर्च, या सर्च प्रॉपर्टी बनाएंगे। ओके, सर्च प्रॉपर्टी, और हम यहाँ इवेंट इमिटर क्रिएट किए, और यहाँ से हम स्ट्रिंग पास करेंगे, यानी जो हमने टाइप कर रखा है वो पास करेंगे। अब जैसे ही यूजर ने सर्च पे क्लिक किया, ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ से सर्च को इमिट करेंगे, और यहाँ से हमारा जो सर्च एलिमेंट है जो हमने बॉक्स में टाइप कर रखा है उसको पास कर देंगे। वो हम कैसे करेंगे, तो जब भी हमारा यहाँ पे हम एक टेक्स्ट नाम की फील्ड बना लेते हैं। अब जब भी हमारा इवेंट चेंज होगा, इनपुट चेंज होगा, हम इस फील्ड में इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को असाइन कर लेंगे, यानी हमारे इनपुट बॉक्स में जो भी वैल्यू होगी इसमें आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को हम पास कर देंगे यहाँ पे। तो अब क्या हुआ, हमारा जो सर्च बॉक्स है वो सर्च इवेंट ट्रिगर कर रहा है जब भी सर्च बटन को हम क्लिक करेंगे। तो अब होम कंपोनेंट को अगर ये सब्सक्राइब करना है, एक तरीके से हैंडल करना है, तो सेम हमें यहाँ करना पड़ेगा। और ऑन सर्च फंक्शन हम कॉल कर लेते हैं, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। और डॉलर इवेंट किस लिए कर रहे हैं, कि वहां से जो डेटा आ रहा है वो रिसीव करने के लिए। तो अब हमें यहाँ से स्ट्रिंग मिलेगी, और इसको हम कंसोल कर डॉट लॉग कर ले रहे हैं, यहाँ पे इसको प्रिंट करा दें। तो जब भी हम सर्च करेंगे हमें हमारे होम कंपोनेंट में पता चलना चाहिए कि कुछ सर्च हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं होम। अब हम यहाँ पे लिखते हैं मेन, और जैसे ही हम इस पे सर्च पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे होम पे हमें पता चल गया कि किसी ने मेन सर्च किया है, ठीक है। तो हमें हमारे चाइल्ड कंपोनेंट से इवेंट मिल गया और डेटा मिल गया। तो इस तरीके से होता है इवेंट हैंडलिंग और कंपोनेंट कम्युनिकेशन। अब जब हमें सर्च मिल गया है तो हम इसको सर्च इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये हमारा रियल प्रोडक्ट हुआ, एक हम यहाँ फिल्टर्ड प्रोडक्ट नाम से एरे क्रिएट करेंगे। और जब ng ऑन इनिट होगा तो हम पहले क्या करेंगे, फिल्टर प्रोडक्ट में हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो असाइन कर लेंगे। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी, और हम यहाँ पे शो क्या कराएंगे, जो भी हमारे फिल्टर प्रोडक्ट में होगा उसको हम यहाँ लूप करेंगे, राइट। तो जब हमारा प्रोडक्ट, हमारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम लोड होगा तो हमारा जो भी प्रोडक्ट में होगा वो फिल्टर्ड में होगा और वही हमारा लूप कर रहा होगा, प्रोडक्ट शो हो रहे होंगे। बट जब यूजर हमारा सर्च करेगा, अगर सर्च में कुछ है तो हमें ये फिल्टर प्रोडक्ट में हमारे जो प्रोडक्ट रियल प्रोडक्ट हैं उसमें फिल्टर लगाना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, जिस भी प्रोडक्ट में ये सर्च टर्म एग्जिस्ट कर रहा है हम उसको अपने फिल्टर प्रोडक्ट में स्टोर कर ले रहे हैं, तो हमारा सिर्फ यही प्रोडक्ट वहां पे शो होंगे। तो ये एक तरीके से फिल्टरिंग का कोड है, सिंपल जावास्क्रिप्ट। और अगर हमारे सर्च में कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर से जितने हमारे पूरे प्रोडक्ट हैं वो फिल्टर प्रोडक्ट में असाइन कर देंगे। तो ये इस तरीके से हम फिल्टर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक बार देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं। हम सर्च करते हैं रोस्टर, रोस्टर। अब हम इसको जैसे क्लिक करेंगे, अकॉर्डिंग टू मी ओनली दिस प्रोडक्ट शुड बी विजिबल। लेट्स सी, अभी तो कुछ भी नहीं शो हुआ। मे भी कुछ मैच नहीं कर रहा है, लेकिन इसको रिमूव करते हैं, आप सर्च करते हैं, सारा आ गया। ओके, तो अगर हम कंप्लीट ऐसे सर्च करेंगे तो भी नहीं आ रहा है। क्या प्रॉब्लम है, फिल्टर इंक्लूड नेम, इसी लाइन में कुछ प्रॉब्लम है। नेम, ओके ओके, हम हम फिल्टर यूज कर रहे हैं नेम पर और टाइप कर रहे हैं रोड से, ये ब्रांड नेम है तो हमें ग्रे सर्च करना पड़ेगा। ओके, तो जब हम ग्रे सर्च करेंगे तो ये आ रहा है, और स्मॉल लेटर में हम सर्च कर रहे हैं तो भी नहीं आ रहा है। तो उसको हम केस सेंसिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमें इसको डॉट टू लोअर केस करना पड़ेगा, और जो हम सर्च कर रहे हैं टर्म उसको भी टू लोअर करना पड़ेगा। ओके, अब हम कुछ भी टाइप करेंगे जैसे स्मॉल लेटर में भी, तो भी हमारा शो हो रहा है। ठीक? अब हम एक इवेंट हैंडल कर लेते हैं। इस तरीके से इवेंट हैंडलिंग होती है और फिल्टरिंग होती है। ओके, जैसे हम सर्च कर रहे हैं ये सर्चिंग चल रही है। अब हम लोग देखेंगे एंगुलर में सर्विसेज कैसे यूज करते हैं एंड सर्विसेज होती क्या है। सर्विसेज जो हैं वो एक तरीके की स्पेशल क्लासेस होती हैं एंगुलर के अंदर,
जो हम कंपोनेंट्स में प्रोवाइड कर सकते हैं और अपना लॉजिक पार्ट जिनमें लिख सकते हैं, और ये डेटा शेयरिंग के पर्पस से भी काम आती हैं। और जनरली ये सिंगलटन होती हैं, मतलब इस एक सर्विस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पूरे एप्लीकेशन में प्रोवाइड होता है, जिससे हम डेटा शेयर कर सकते हैं। और एक्सटर्नल लॉजिक प्रोवाइड परफॉर्म करने में भी हम यूज़ करते हैं। किसी प्रोडक्ट का बिजनेस लॉजिक हम ज़्यादातर सर्विसेज में लिखते हैं। सर्विसेज का यूज़ हम शेयर्ड कोड लिखने में भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कुछ पार्ट ऑफ दी कोड ऐसा है जो मल्टीपल कंपोनेंट में यूज़ हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो एक कॉमन कंपोनेंट क्रिएट करें जो हम दोनों जगह शेयर हो। बट अगर वो पॉसिबल नहीं है, अगर उसमें कोई HTML प्रॉपर्टी नहीं, HTML फंक्शनैलिटी नहीं है, प्योर कोडिंग लॉजिक है, तो हम उसको एक सर्विस में लिख सकते हैं, और वो सर्विस का यूज़ हम दोनों कंपोनेंट में, मल्टीपल कंपोनेंट में कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या करने जा रहे हैं, एक सर्विस क्रिएट करेंगे। तो सर्विस कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए ng जनरेट सर्विस, एस फॉर सर्विस। और फिर हमें सर्विस किस फोल्डर में बनानी है, अगर हमें सीधे डायरेक्ट ऐप फोल्डर में बनाना है तो हम सर्विस का नाम देंगे HTTP, ये मैं सर्विस का नाम देना चाहता हूँ। हम या कोई भी सर्विस का नाम दे सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट सर्विस। ओके, तो ठीक है, मैं यहाँ पे इसका नाम प्रोडक्ट सर्विस कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे कि हमें एक सर्विस, ये प्रोडक्ट सर्विस क्लास क्रिएट होके मिल गई है, राइट। और ये स्पेक्स फाइल है, टेस्टिंग फाइल है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, जो HTTP सर्विस है वो एक सिंपल एक क्लास है, और जिस पर एक इंजेक्टेबल टोकन लगा हुआ है। इस इंजेक्टेबल टोकन का मतलब है कि हम इस क्लास को दूसरे कंपोनेंट्स या क्लास में इंजेक्ट कर सकते हैं या प्रोवाइड कर सकते हैं एज ए डिपेंडेंसी, सो दैट कि वो कंपोनेंट या क्लास इसको यूज कर सकता है। और प्रोवाइडेड इन रूट का मतलब ये होता है कि ये पूरे प्रोजेक्ट में अवेलेबल रहेगा एज ए सिंगलटन सर्विस, मतलब इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, सिंगल ऑब्जेक्ट शेयर होगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ, प्रोडक्ट आईडी। या एक काम करते हैं, जो हम अपने प्रोडक्ट होम कंपोनेंट में चलते हैं एक बार। मैंने कहा बताया था कि हम सर्विस का यूज डेटा शेयरिंग और बिजनेस लॉजिक लिखने में करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, होम कंपोनेंट में हमने ये डेटा, जो प्रोडक्ट का डेटा था, ये कंपोनेंट में रखा था। मान लीजिए ये प्रोडक्ट का डेटा हमें किसी और कंपोनेंट में चाहिए होगा, तो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे दोनों जगह। बट हम क्या कर सकते हैं, हम इस सर्विस, इसको कॉपी करें पूरा को पूरा, और हम अपने सर्विस में इसको डिक्लेयर कर दें, राइट। ठीक है, अब हमें किसी भी कंपोनेंट में अगर ये प्रोडक्ट चाहिए होंगे तो हम यूज कर सकते हैं। वो कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। जैसे अब हमें होम कंपोनेंट में चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स हमें होम कंपोनेंट में चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने पहले तो इसको डिक्लेयर कर लिया। अब हमें इस प्रोडक्ट को, जो हमारे पास रियल प्रोडक्ट हैं, उनसे इनिशलाइज करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्ट सर्विस को इंजेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे करके इंजेक्ट फंक्शन होता है। और हम प्रोडक्ट, तो ये हमारा सिंटैक्स है किसी भी सर्विस को किसी कंपोनेंट या क्लास में इंजेक्ट करने का। इंजेक्ट फंक्शन का यूज करेंगे। अब ये प्रोडक्ट सर्विस हमें यहाँ मिल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, दिस डॉट प्रोडक्ट
जो हमारा प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है उसको हम असाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट सर्विस के अंदर। हमारा प्रोडक्ट नाम का से हमने प्रॉपर्टी बना रखी है यहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये हमारा यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया। तो डेटा हमारा सर्विस से आ रहा है, राइट। और सेम अगर हमको किसी मान लीजिए हेडर कंपोनेंट या प्रोडक्ट कार्ड या सर्च कंपोनेंट कहीं पे भी इस प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी तो हम सेम इस तरीके से इसको रीयूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा सर्विस का यूज़। एक बार देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट प्रॉपर रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, प्रॉपर्टी इज डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप। ओके, इसकी प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा क्या है, एक बार हम रीस्टार्ट करते हैं अपना एप्लीकेशन। ओके, लेट्स चेक। या नाउ इट्स वर्किंग फाइन। यस, तो ऑल फाइन। तो हमने देखा ये सर्विस का यूज़ क्या है। अब हम दूसरा हम बताने जा रहे हैं कि एक्सटर्नल एपीआई कॉल करने के लिए हम सर्विसेज का यूज़ करते हैं, राइट। तो हम जैसे कोई एपीआई बैकएंड सर्वर की एपीआई कॉल करना है तो भी हम सर्विस का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि सपोज ये जो हमारा डेटा है ये हमने हार्ड कोडेड डेटा यहाँ प्रोजेक्ट में ले रखा है, बट इन रियल लाइफ एग्जांपल्स में रियल प्रोडक्ट में जब हम वर्क करते हैं तो ये डेटा हमारे डेटाबेस से और एपीआई के थ्रू आता है, ना कि कोड में हार्ड कोडेड होता है। ओके, तो इसके लिए हम अब क्या करेंगे, इस हम एक फेक जो डेटाबेस है फेक डेटाबेस बनाएंगे और फेक एपीआई बनाएंगे। तो वो हम लोग अब सेटअप करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे, एक जेसन पैकेज आता है, जेसन सर्वर नाम से npm पैकेज है, इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहला काम हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। npm इंस्टॉल जेसन सर्वर। ओके, हमारा जेसन सर्वर इंस्टॉल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, हमें एक db.json फाइल बनानी पड़ेगी। ओके, तो हम यहाँ पे बनाते हैं, जहाँ पे हमारा package.json फाइल है वहीं पे हम एक db.json फाइल बनाएंगे और इसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट्स डिफाइन करेंगे। तो ये पूरा पूरा हम एरे ले लेते हैं यहाँ से, राइट। ये एरे यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट्स नाम का एक एरे क्रिएट करेंगे और इसमें ये एरे असाइन कर देंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट्स का डेटाबेस बन के रेडी हो गया। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, उसके बाद हमें ये कमांड रन करनी है, राइट। तो इसको हम अपने package.json फाइल में एज ए शॉर्टकट ऐड कर लेते हैं, सर्वर। इसका मतलब है कि हम npm रन सर्वर करेंगे तो ये कमांड रन होगी जो हमारे फेक एपीआई रन कर देगी। तो एक बार इसको ट्राई करते हैं रन करके, npm रन सर्वर। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी जो एपीआईज हैं वो इस यूआरएल पर रन कर रही है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कि ये एपीआई हमारी रन कर रही है या नहीं कर रही है। लोकल होस्ट 3000 प्रोडक्ट्स,
तो ये देखो, ये हमारी एक एपीआई हो गई, और हमें ये एपीआई जो है वो डेटा रिटर्न कर रही है प्रोडक्ट्स का। तो अब हमको ये इस एपीआई पे कॉल करना है डेटा ले आने के लिए, जो कि हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में करते हैं। तो वो करने के लिए हमें क्या करना है, HTTP क्लाइंट नाम से हमें पैकेज मिलता है एंगुलर में, उसका यूटिलाइज हम उसको हम यूटिलाइज करेंगे। तो हमें क्या करना है, एक HTTP क्लाइंट को हम इंजेक्ट करेंगे अपनी सर्विस में, इंजेक्ट HTTP क्लाइंट। ओके, जैसे ही हम यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, हमने देखा था कि हम इस सर्विस को इंजेक्ट कर रहे थे अपने कंपोनेंट में, सेम एट इट इज हम यहाँ पे इसको इंजेक्ट कर रहे हैं अपने सर्विस में, और ये एक्सटर्नल सर्विस है एंगुलर कोर में। ओके, एंगुलर एंगुलर स्लैश कॉमन स्लैश HTTP पैकेज में। बट हमें याद हो, जब हम इस सर्विस को इंजेक्ट कर रहे थे, क्यों हम इंजेक्ट कर पा रहे थे, क्योंकि ये यहाँ पे प्रोवाइड है पूरे एप्लीकेशन में। बट ये HTTP क्लाइंट यहाँ पे कहीं प्रोवाइडेड नहीं है, तो इसको हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन में, जैसे हमने यहाँ पे ये कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, अपने app.config फाइल में जाएंगे, और यहाँ प्रोवाइडर्स एरे है, इस एरे में हमें क्या करना है, एक प्रोवाइड HTTP क्लाइंट करना पड़ेगा। ओके, जब हम प्रोवाइड HTTP क्लाइंट कर देंगे, तो हम यहाँ पे इसको इंजेक्ट कर सकते हैं। अब हमने इंजेक्ट कर लिया, तो अब हमें एक गेट प्रोडक्ट्स नाम से फंक्शन बनाना है। ये फंक्शन का वर्क ये होगा कि ये HTTP API को कॉल करेगा हमारे, उसके लिए हमें HTTP क्लाइंट में, और ये जो हमारी API का URL है, इस पे हम रिक्वेस्ट करेंगे, और ये गेट मेथड है, तो हम गेट मेथड कॉल करेंगे, राइट। और इसमें हम URL देंगे अपना, बस इससे हमारी API कॉल हो जाएगी, और इसमें जो डेटा रिटर्न आ रहा है उसको हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अब इस प्रोडक्ट्स की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सीधा ये फंक्शन हमें डेटा रिटर्न करेगा सर्वर से। अब इसको हम अपने होम कंपोनेंट में कैसे यूज़ करेंगे, अब क्योंकि हमारा ये प्रोडक्ट्स प्रॉपर्टी वहाँ पे नहीं है, तो अब हमें इसे हटा लेना है। हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट सर्विस का गेट प्रोडक्ट्स फंक्शन कॉल करेंगे। अब ये जो हमारा HTTP क्लाइंट होता है वो ऑब्जर्वेबल रिटर्न करता है, ठीक है, डायरेक्ट डेटा नहीं रिटर्न करता। ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब करना पड़ता है डेटा गेट करने के लिए। ओके, अब यहाँ से हमें रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट होगा एक एरे, ये हमारा सब्सक्राइब करने का ओके। वेट अ सेकेंड, देयर इज सम प्रॉब्लम। तो हमने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल किया, उसको सब्सक्राइब किया। अब यहाँ पे हमें डेटा रिसीव होगा, और वो रिजल्ट होगा एनी एरे टाइप। ओके, और इसको हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं कि हमारे पास क्या डेटा आ रहा है। ओके, तो जैसे ही हमारा ये कंपोनेंट लोड होगा, हमें हमारा इस फंक्शन के थ्रू API कॉल जाएगी, और जब हम सब्सक्राइब करेंगे तो डेटा हमें रिटर्न मिलेगा। तो एक बार देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, इसको हमने रिफ्रेश किया,
नेटवर्क टैब में गए, ये देखो हमारी एपीआई कॉल जा रही है यहाँ पे ये, और हमें उससे डेटा आ रहा है। उस डेटा को हम यहाँ कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं। तो हमारे इस डेटा में तो डेटा है, ओके, रिजल्ट में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस डॉट प्रोडक्ट में इस रिजल्ट को असाइन कर देंगे, ओके, एज एनी एरे। ये हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने अभी टाइप डिक्लेयर नहीं करा। अभी हम थोड़ी देर में इसको एनी से हटा के टाइप इंटरफेस डिक्लेयर करेंगे। अब इधर ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो एसिंक्रोनस होगा। मतलब इस हमारा जो कोड होगा वो डेटा का इंतज़ार नहीं करेगा, वेट नहीं करेगा, सीधे इस लाइन पे भी आ जाएगा। तो होगा क्या, हमारे फिल्टर्ड प्रोडक्ट में कोई डेटा नहीं होगा, क्योंकि वो तब जब ये लाइन रन कर रही होगी तब हमारे पास डेटा आया नहीं होगा, ओके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको ये लाइन भी आफ्टर ये सब्सक्राइब के अंदर करनी पड़ेगी। अब देखते हैं हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। ओके फाइन, तो हमारा ये रन कर रहा है, ये सर्वर से डेटा आ रहा है। एक बार हम सर्वर पे चलते हैं अपने db.json में, यहाँ पे इसको और हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। हमारे पास अभी 5 प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम कॉपी करके 10 प्रोडक्ट्स करते हैं, ओके। ठीक है, 10 प्रोडक्ट्स हो गए। अब यहाँ पे हमें 10 प्रोडक्ट्स दिखने चाहिए, अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो 10 प्रोडक्ट्स हो गए। तो हमारी एपीआई कॉल प्रॉपर चल रही है। अब आते हैं, हम टाइप डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो एंगुलर एप्लीकेशन होता है वो टाइप बेस्ड होता है, यानी टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है, उसमें हम टाइप्स नाम रखेंगे। अब हमारे इस प्रोजेक्ट में पूरा एक ही एंटिटी है जो इम्पोर्टेंट है, वो है प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइप डिक्लेयर करेंगे। हमें यहाँ बार बार एनी टाइप डिक्लेयर करना पड़ रहा है कि ये जो प्रोडक्ट एरे है वो एनी एरे है, एनी टाइप का है। तो इससे बेटर है कि हम यहाँ पे एक इंटरफेस बनाएं प्रोडक्ट डॉट टीएस फाइल में। वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट इंटरफेस प्रोडक्ट। तो इंटरफेस में हम क्या बताते हैं बेसिकली, कि ये जो प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट, जो एंटिटी है हमारा प्रोडक्ट, उसमें क्या क्या फील्ड्स हैं, हम इसका कॉन्टैक्ट डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे देखें अगर अपने डेटाबेस में एक बार, तो हमारे प्रोडक्ट में, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ डेटा पहले एक बार। तो हमारे प्रोडक्ट में ये प्रॉपर्टीज़ हैं फील्ड्स, तो इनको हमको अपने इंटरफेस में एज ए कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। और जो हमारा आईडी है वो स्ट्रिंग टाइप, नंबर टाइप का है। ब्रांड हमारा जो है वो स्ट्रिंग है। इमेज यूआरएल है हमारा स्ट्रिंग है। प्राइस हमारा नंबर है। और स्टैंडर्ड प्राइस हमारा नंबर है। डिस्काउंट हमारा नंबर है। और नेम हमारा स्ट्रिंग है। तो ये हमारा एक इंटरफेस हो गया जो बता रहा है कि हमारे प्रोडक्ट में ये फील्ड्स होंगी। तो अब जहाँ जहाँ हमने एनी टाइप यूज कर रखा है, वहाँ वहाँ हम इस प्रोडक्ट टाइप को यूज कर सकते हैं। और ये हमें एज एनी नहीं यूज करना पड़ेगा, हम अपने प्रोडक्ट में चलते हैं और यहाँ हम टाइप डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ से जो डेटा आएगा वो हमारा प्रोडक्ट एरे आएगा इस सर्विस में, ओके। तो अब हम होम कंपोनेंट में चलते हैं। तो यहाँ हमें दिखा रहा है ये जो डेटा है वो हमारा प्रोडक्ट एरे है। अब यहाँ हम प्रोडक्ट कार्ड में भी यहाँ पे बता सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट वहाँ से डेटा चाहिए हमें वो प्रोडक्ट टाइप का चाहिए, ओके।
ओके, अब यहाँ पे हमको बताना, अब हमारा आईडी, इससे क्या फ़ायदा है कि हमें पता है कि हमारा जो आईडी है वो नंबर है, बट हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं स्ट्रिंग जो इवेंट ट्रिगर कर रहे हैं, तो हमें इसको नंबर डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ से नंबर रिटर्न कर रहे हैं। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कोई टाइप नहीं होता, तो आप चाहे नंबर भेजो या इन स्ट्रिंग भेजो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इट इज़ बेस्ट प्रैक्टिस दैट कि हम टाइप का यूज़ करें। तो हम एक बार देखते हैं हमारा प्रोडक्ट सही से चल रहा है या नहीं। ओके, सो एवरीथिंग लुक्स फाइन टिल नाउ। तो अब हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, राउटिंग। राउटिंग क्या होता है, वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी वेब एप्लीकेशन का। जब आप किसी वेब एप्लीकेशन को या किसी वेबसाइट को ओपन करते हो, तो ब्राउज़र में जो यूआरएल चेंज होता है, उसका मतलब क्या होता है कि इस यूआरएल पे हम इस पेज को ओपन करेंगे, इस यूआरएल पे हम इस पेज को ओपन करेंगे। इसी को हम राउटिंग कहते हैं। कि मतलब हम अपने प्रोडक्ट प्रोजेक्ट में ये डिसाइड करें कि हमारे कौन से यूआरएल पे कौन सा व्यू या प्रोडक्ट पेज ओपन होगा, इसी को हम राउटिंग बोलते हैं। तो हम जो अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं अभी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है। तो हमें क्या डिसाइड करना है कि हमारे ब्राउज़र में जो यूआरएल होगा उसके बेस पे हम क्या दिखाएंगे यूज़र को। तो ये हमने राउटिंग डिसाइड की हुई है कि जब हमारा यूआरएल एम्प्टी होगा तो हम अपने होम कंपोनेंट को दिखाएंगे, जब स्लैश प्रोडक्ट होगा तो भी हम अपने होम कंपोनेंट को दिखाएंगे, और जब प्रोडक्ट स्लैश आईडी होगा तो हम एक प्रोडक्ट डिटेल पेज दिखाएंगे, राइट। ये हमारी एक सिंपल राउटिंग है जिसे हम अभी सीखेंगे कैसे राउटिंग करते हैं, और इसको हम अपने प्रोजेक्ट में सेटअप करेंगे। ओके, लेट्स सी। इस फाइल्स क्लोज कर देते हैं सारे। राउटिंग डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले राउट ऐप डॉट राउट्स डॉट टी एस फाइल में चलना है, और यहाँ पे जो राउट्स एरे है हमारा, इसमें हमें राउटिंग डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट डिसाइड करेंगे, और जो भी यूआरएल हमें रखना है वो हम पाथ में करेंगे, और यहाँ पे बताएंगे कि हमें कौन सा कंपोनेंट लोड करना है। तो इस इस डिफिनीशन का मतलब क्या हुआ कि जब हमारा यूआरएल एम्प्टी हो तब आप होम कंपोनेंट को लोड कर दो। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक पाथ राउटिंग हमें और बनानी है, तो सेम ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे और यहाँ पे डालेंगे प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारा यूआरएल प्रोडक्ट्स होगा तो भी होम कंपोनेंट आएगा, राइट। तो अब इसको हम देखते हैं। तो ये हमने राउटिंग डिसाइड कर ली। अब राउटिंग डिसाइड करने के लिए क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, हमें अपने ऐप कंपोनेंट में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या करना है, अभी हमने हार्ड कोडेड होम कंपोनेंट को ही शो कर रखा है, तो अब यहाँ से हमें इससे हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे राउटर आउटलेट यूज़ करना पड़ेगा। अब राउटर आउटलेट क्या होता है, ये एक तरीके का प्लेस होल्डर होता है जिसका यूज़ जो राउटिंग कंपोनेंट होते हैं उनको यहाँ पे लोड करने में होता है। तो जहाँ पे भी राउटिंग आउटलेट होगा वहाँ पे राउटिंग कंपोनेंट लोड होगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ, जो हमारा इम्पटी या प्रोडक्ट्स यूआरएल पे होम कंपोनेंट जो ओपन होगा वो कहाँ जाएगा, इस राउटर आउटलेट के प्लेस पे जाएगा। इस तो यहीं पे हमारा कंपोनेंट लोड होगा। इसको इसमें प्रॉब्लम क्या है, राउटर आउटलेट अननोन है, इसके लिए हमें क्या करना है, राउटर आउटलेट को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। राउटर आउटलेट, फाइन। तो ये हमारा इंपोर्ट हो गया, राइट। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा राउटिंग वर्क कर रही है या नहीं। तो यू कैन सी कि हमारा होम कंपोनेंट लोड हो रहा है जब हम एम्प्टी यूआरएल पे हैं, और जब हम
कुछ एक्स्ट्रा यूआरएल डाल रहे हैं तो हमारा यूआरएल यहाँ पे कुछ भी नहीं लोड कर रहा है। हेडर आ रहा है, हेडर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा हेडर ऑलरेडी ऐप कंपोनेंट में है, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स डालेंगे तो भी यहाँ आ गया, जब हम इस पे इम्पटी करेंगे तो भी हमारा लोड हो गया। बट हम कुछ एक्स्ट्रा डालेंगे जो हमने डिफाइन नहीं किया है राउट, तो यहाँ पे नहीं आएगा कुछ। ओके, तो हमारा इस तरीके से एक बेसिक राउटिंग सेटअप हो गई। अब हमें नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, एक नई, अब हमें प्रोडक्ट डिटेल पेज की राउटिंग करनी है। तो एक राउट हम यहाँ बनाएंगे, और उसको बनाने से पहले हमें एक प्रोडक्ट डिटेल कंपोनेंट भी तो बनाना पड़ेगा। तो हम लोग एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, ng जनरेट कंपोनेंट, और कंपोनेंट फोल्डर के अंदर हम प्रोडक्ट डिटेल नाम से कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, हमारा कंपोनेंट यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल कंपोनेंट क्रिएट हो गया, फाइन। अब हम अपने राउट्स फाइल में जाएंगे और यहाँ पे एक नया राउटिंग डिफिनीशन तैयार करेंगे। अगर प्रोडक्ट यूआरएल हमारा प्रोडक्ट हो तो हमें कंपोनेंट करना है कौन सा, प्रोडक्ट डिटेल। अब प्रोडक्ट डिटेल पेज पे हमें बेसिकली करना क्या है, जब हम इस व्यू बटन पे क्लिक करें तो ये प्रोडक्ट डिटेल इस पेज की ओपन होनी चाहिए, राइट। अब वो जब हम प्रोडक्ट डिटेल पेज पर जाएंगे तो हमें इस प्रोडक्ट की आईडी भी चाहिए होगी डिटेल फाइंड करने के लिए, राइट। तो हमें यहाँ पे ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ये जो यूआरएल है वो आईडी भी ले सकता है, कोई डेटा भी रिसीव कर सकता है। तो हमें डेटा रिसीव करने का प्रोसेस क्या है, हम ये एक डायनेमिक राउटिंग देते हैं कि यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, प्रोडक्ट होगा और उसके बाद स्लैश के बाद कुछ भी होगा, वो इस कंपोनेंट को मैच करेगा। तो अब हमारी ये राउटिंग हो गई, इसको चेक करते हैं। प्रोडक्ट स्लैश, अगर हमने 5 डाला तो हमारा प्रोडक्ट डिटेल पेज ओपन हो रहा है, राइट। हमने 8 डाला या कुछ भी डाला वो मैच करेगा। आप कुछ भी डालोगे मतलब ये मैप हो रहा है, तो यहाँ पे ये डायनेमिक है, ये यूआरएल पार्ट जो है वो डायनेमिक है। तो यहाँ से जब मैच कर रहा है तो हमारी राउटिंग प्रोडक्ट डिटेल पेज की प्रॉपर वर्क कर रही है। ओके, तो हमारा राउटिंग पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हमें नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, राउटिंग डिफिनीशन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें हम होम यूआरएल पे चलते हैं अपने। हमें नेक्स्ट पार्ट ये करना है, जब हम व्यू पे क्लिक करें तो हमारा प्रोडक्ट डिटेल पेज ओपन होना चाहिए। तो हम अपने होम कंपोनेंट पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने ये व्यू प्रोडक्ट फंक्शन ले रखा है, राइट। यहाँ पे हमें आईडी इवेंट में क्या आ रहा है ये भी देखना पड़ेगा। इवेंट में हमें आईडी ही आ रही है। तो अब यहाँ नेविगेट करने के लिए हमें जो क्लास यूज़ करनी है वो है राउटर, और उसको इंजेक्ट करना पड़ेगा हमें। राउटर राउटर हमने इंजेक्ट कर लिया, ओके। राउटर इंजेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम उस राउटर में नेविगेट बाय यूआरएल नाम से फंक्शन होता है। अब हमें जहाँ पे भी नेविगेट करना है इसमें हम यूआरएल दे सकते हैं। तो हमें जाना है प्रोडक्ट स्लैश और यहाँ पे देनी है आईडी। तो ये हमें यहाँ से आईडी आएगी, ठीक है। अब ये हम प्रोडक्ट स्लैश आईडी पे डायरेक्ट हो जाएंगे यहाँ से। तो चेक करते हैं एक बार, इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसने हमें प्रोडक्ट 1 पे
रिडायरेक्ट किया। हम सेकंड पे क्लिक करेंगे प्रोडक्ट 2 पे, तो ये डायनेमिक राउटिंग हमारी यहाँ वर्क कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हम सबसे पहले इस हेडर को क्रिएट करें। ये हमारा एक सिंपल सा हेडर है, हम इसको एक बेटर हेडर क्रिएट करते हैं। तो हम चलेंगे एंगुलर मटेरियल पे और वहाँ से हेडर कंपोनेंट लेके आएंगे। तो एक कंपोनेंट होता है टूल बार, इस टूल बार कंपोनेंट का हम यूज़ करेंगे। देखो ये एक ब्यूटीफुल हेडर यहाँ पे है। तो उस हमें ये तीनों क्लास इंपोर्ट करनी है हेडर क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हम हेडर में चलते हैं और अपने इंपोर्ट में प्रोवाइड करेंगे मैट आइकन मॉड्यूल, मैट बटन मॉड्यूल, मैट टूल बार मॉड्यूल। इन तीनों को मैंने प्रोवाइड किया और ये हमारा हेडर जो है वो सिंगल पेज कंपोनेंट है। तो हम अपना HTML यहीं पे लिखेंगे, कोई HTML फाइल नहीं है हमारे पास यहाँ पे। तो HTML में हम ये HTML यूज़ कर लेंगे। और हमें ये शेयर बटन की ज़रूरत नहीं, फेवरेट बटन की ज़रूरत नहीं है, ओनली मेनू बटन की ज़रूरत है, जो कि इसको हम मेनू से भी हटा के होम कर देते हैं। एक क्लास की ज़रूरत नहीं है। तो एक सिंपल सा हमने मैट टूल बार लिया, उसके पास हमने एक बटन डाली है और एक स्पेन लिया है जिसमें हमने माई प्रोडक्ट मैनेजमेंट हेडिंग डाली है। ठीक है, अब देखते हैं इसका कैसा डिज़ाइन है। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर अच्छा दिख तो रहा है, बट इसको हमें टूल बार पे कलर प्राइमरी ये डालना पड़ेगा। अब ये इसका कलर सही आया है, और जैसे अगर हम इसको एक्सेंट करेंगे तो ये अपना कलर चेंज करेगा पिंक में। तो आई थिंक पिंक इज लुकिंग, नो, प्राइमरी इज ओके एंड ब्लू इज माय फेवरेट कलर। तो हमारा ये डिज़ाइन भी बेटर आ गई है। व्यू पे हम क्लिक किए, यहाँ पे गए। अब देखो यहाँ पे हम आ गए, अब हमें वापस जाना है। तो इस होम बटन पे हमें एम्प्टी यूआरएल पे रिडायरेक्ट करना चाहिए, राइट। इस बटन पे जब हम क्लिक करें तो उसको करने के लिए हमें क्या करना है, तो जो ये बटन है इस बटन पे क्लिक करने पे हमें होम राउट पे या स्लैश प्रोडक्ट्स पे रिडायरेक्ट होना है। तो हमें एक राउटर लिंक इंपोर्ट करनी पड़ेगी और अपने बटन पे क्या करना है, राउटर लिंक, और हमें यहाँ स्लैश डालना है। इसका मतलब हुआ हम एम्प्टी यूआरएल पे रिडायरेक्ट होंगे जब भी इस बटन पे क्लिक होंगे। ओके, तो देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं। जब होम पर हम क्लिक करेंगे तो एम्प्टी पे हम रिडायरेक्ट हो गए, सही। तो ये सही हो चल रहा है। अगर हम चाहें तो किसी भी यूआरएल पे यहाँ से प्रोडक्ट्स पे हमें अगर जाना है तो हम यहाँ से अगर प्रोडक्ट्स पे जा सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक, प्रोडक्ट्स। अब हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट्स पे गए, राइट। तो इस तरीके से हम लिंक नेविगेशन भी कर सकते हैं। तो राउटिंग का पार्ट जो है हमारा यहाँ तक पे फिनिश हो गया। हमने एक राउटिंग की डिफिनेशन कर ली। हम बटन क्लिक पे नेविगेट कैसे होंगे, डायनेमिक राउटिंग कैसे करेंगे, राउटिंग लिंक क्या होता है, ये हमने देख लिया। अब हम एक काम करते हैं, हमने प्रोडक्ट डिटेल पेज की राउटिंग तो कर ली, इसको हम बेटर डिज़ाइन भी कर लेते हैं। तो ज़्यादा डिज़ाइन नहीं करना है, सिर्फ इस डिज़ाइन को हम कॉपी कर लेते हैं। जो कार्ड कंपोनेंट पे दिखा रहे हैं उसी को हम यहाँ यूटिलाइज कर लेते हैं। इसको कॉपी करना पड़ेगा।
हमें इस बटन की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम इस पेज पे आ गए, बट यहाँ पे डेटा नहीं शो कर रहा है, राइट। डेटा नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डेटा है ही नहीं। अब हमें क्या करना है, इस आईडी को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे आईडी क्या है, और डेटा अपने सर्वर से लेके आना है। उसके लिए हमें करना पड़ेगा ng on init लाइफ साइकिल पे सर्वर कॉल करनी पड़ेगी। तो सर्वर कॉल करने के लिए हम अपनी प्रोडक्ट सर्विस को इंजेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट सर्विस हमने इंजेक्ट कर ली। अब हम अपने प्रोडक्ट सर्विस पे चलते हैं। यहाँ पे हम एक सिंगल प्रोडक्ट गेट करेंगे। ओके, गेट प्रोडक्ट बाई आईडी, और हम यहाँ से हमें प्रोडक्ट आईडी लेंगे इनपुट में। और सिंगल प्रोडक्ट कॉल करने के लिए हमें क्या करना है, जो जेसन सर्वर होता है वो अगर आप ऐसे कॉल करोगे तो पूरे डेटा रिटर्न करेगा। अगर इसी में स्लैश लगा के अगर आईडी प्रोवाइड करोगे तो एक सिंगल डेटा रिटर्न करेगा। तो इस यूआरएल पे हमें रिक्वेस्ट करनी है। ओके, और जो यहाँ पे 4 होगा वो डायनेमिक होगा, तो हम जो आईडी हम सेंड करेंगे वो आईडी का डेटा आना चाहिए। सॉरी, मैं गलत जगह पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये फंक्शन हमें यूज करना है यहाँ पे गेट बाई आईडी में, और स्लैश के बाद हम यहाँ पे अपनी आईडी अपेंड कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ से आ गया, बट यहाँ अब सिंगल डेटा रिटर्न होगा, ना कि पूरा एरे। तो हमें यहाँ से प्रोडक्ट रिटर्न करना है। अब अपने हम प्रोडक्ट डिटेल कंपोनेंट में आते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विस को गेट प्रोडक्ट बाई आईडी करेंगे। यहाँ पे हम प्रोडक्ट की आईडी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट प्रोडक्ट आईडी 1, अभी के लिए 1 रख लेते हैं। ओके, और प्रोडक्ट आईडी यहाँ से हम सेंड करेंगे, और जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमें वहाँ से रिजल्ट मिलेगा। इस रिजल्ट को हम प्रिंट कर लेंगे, चाहे प्रिंट कर ले या जो हमारा प्रोडक्ट फील्ड है यहाँ पे इसमें इसको हम असाइन कर लें। ओके, तो इस तरीके से हमें डेटा मिल जाएगा। अब एक बार चलते हैं यहाँ से, तो ये हमें डेटा मिल रहा है, वो हम डेटा यहाँ शो कर रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बेटर करने के लिए डिज़ाइन को हम एक ड्यू लेते हैं, क्लास लेक्स जस्टिफाई सेंटर करते हैं। मैक्स विथ जो हम इस कार्ड की देंगे, या हम विथ 6/12 दे देते हैं। ठीक है, 50%। क्या प्रॉब्लम है? अभी तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देखते हैं।
अभी भी नहीं आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है विथ ठीक है, इसको हम स्टाइल देनी पड़ेगी विथ 600px करते हैं। ठीक है, अभी भी नहीं हुआ, क्या बात है। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, इसको अंडू करते हैं। हम प्रोडक्ट कार्ड पे कर रहे हैं जबकि हमें प्रोडक्ट डिटेल पेज पे करना है, राइट। तो इसको हम एक डिव के अंदर लाएंगे, लेक्स जस्टिफाई सेंटर के सेंटर में आ गया। ठीक है, और हमें इसकी विड्थ देनी है 6/12। ओके, तो हमें यहाँ प्रोडक्ट डिटेल मिल गई, और यहाँ पे हम एक इसका डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, पी लोरेम। ये एक डिस्क्रिप्शन, फेक डिस्क्रिप्शन हो गया क्योंकि प्रोडक्ट डिटेल है तो यहाँ थोड़ा और एक्स्ट्रा डेटा दिखना चाहिए, लाइक दिस। तो हमारा ये प्रोडक्ट पेज भी डिज़ाइन हो गया। हमें सिर्फ यहाँ पे बचा हमारा वर्क है कि ये जो आईडी हम हार्ड कोडेड ले रहे हैं हमें यूआरएल से फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें इंजेक्ट करना पड़ेगा एक्टिवेटेड राउट, इंजेक्ट एक्टिवेटेड राउट। ओके, अब हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा के देखेंगे कि इस एक्टिवेटेड राउट्स में परम्स में क्या डेटा है। ओके, कंसोल ओपन करते हैं। आई थिंक स्नैपशॉट परम्स, स्नैपशॉट डॉट परम्स में हमें देखना है। ठीक है, उसके अंदर हमें आईडी मिल रही है। ठीक है, तो अब हमें अगर आईडी फाइंड करना है तो यहाँ पे हम इसको ऐसे आईडी, या आई थिंक ऐसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो अब हमें यहाँ पे आईडी मिल रही है। अगर हम यहाँ 5 करेंगे तो हमें ये 5 मिल रहा है, यानी हमें आईडी मिल गई। तो इसी को हम अपने प्रोडक्ट आईडी में असाइन कर लेंगे। ठीक है, ये कंसोल डॉट लॉग हटा देते हैं। अब हमें जो है प्रोडक्ट आईडी डायनेमिक मिल रही है। तो हम एक बार होम कंपोनेंट में चलते हैं। जब हम इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो इसी की डिटेल आएगी। वापस चलते हैं, इस थर्ड पे क्लिक करते हैं तो इसकी डिटेल आएगी। तो इस तरीके से हमारा राउटिंग जो है वो कंप्लीट हुआ और हमारा प्रोडक्ट डिटेल भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम जो देखेंगे एंगुलर फॉर्म्स। तो फॉर्म्स भी किसी भी वेब एप्लीकेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जब हमें कोई भी डेटा इनपुट करना होता है या सेव करना होता है, स्टोर करना होता है, तो हम फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एंगुलर में हम फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं और मैनेज करते हैं। तो उससे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे टू वे डेटा बाइंडिंग क्या होता है। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं एंगुलर में फॉर्म क्रिएट करने का। या तो हम एक टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, या तो हम रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इन दोनों पार्ट को देखेंगे। तो हम जो हमारा प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है उसमें हम ऐड प्रोडक्ट करेंगे और एडिट प्रोडक्ट करेंगे। ऐड प्रोडक्ट को हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म से करेंगे और रिएक्टिव फॉर्म से हम एडिट प्रोडक्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने सर्च कंपोनेंट में आएंगे। तो ये हमारा सर्च कंपोनेंट है। अगर आपको याद हो, हमने स्टार्टिंग में जब सर्च इंप्लीमेंट कर रहे थे तो यहाँ पे जब की प्रेस पे और चेंज पे हम लोग इवेंट हैंडल कर रहे थे,
और जब सर्च बटन क्लिक हो रही थी तो हम क्या कर रहे थे, ये टेक्स्ट फील्ड को जब भी इनपुट चेंज होता था उसमें से इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से हम जो इनपुट फील्ड की वैल्यू है वो निकाल रहे थे, ठीक है। और जब बटन क्लिक होता था वहाँ यहाँ से हम लोग ट्रिगर करते थे। बट क्यों, हम एक टू वे डेटा बाइंडिंग भी इसमें कर सकते हैं। टू वे डेटा बाइंडिंग क्या होता है, डेटा को टेम्पलेट से क्लास फाइल में शेयर करने का एक प्रोसेस होता है, और टेम्पलेट से क्लास में, क्लास से टेम्पलेट में, दोनों तरफ से डेटा ट्रांसफर हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी ये टेक्स्ट फील्ड है इसको अगर हमें अपने टेम्पलेट में टू वे डेटा बाइंडिंग करनी है तो जो ये इनपुट एलिमेंट है इस पे हमें ng मॉडल प्रॉपर्टी बाइंड करनी पड़ेगी। और ये जो ng मॉडल है ये हमारा सिंटैक्स होता है, इसको बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं। तो एक तरीके से ये इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। और यहाँ पे हम अपना प्रॉपर्टी का नाम देंगे और अपने इनपुट में हम कोई भी नेम डालेंगे। नेम एट्रीब्यूट डालना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे हम सर्च डाल देंगे। और इस ng मॉडल यूज़ करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फॉर्म्स मॉड्यूल। ओके, अब क्या हुआ, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि चाहे आप टेक्स्ट को चेंज करो टाइपस्क्रिप्ट फाइल में, इस इनपुट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और अगर आप इनपुट की वैल्यू चेंज करोगे तो इस टेक्स्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसको बोलते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग। तो एक बार देखते हैं। अब हमें यहाँ से इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, चाहे हम इसको असाइन करें या ना करें। अब सीधे जब हम इमिट कर रहे हैं इसको हम यहाँ से इमिट कर सकते हैं। सपोज हमने इसको, अब देखते हैं। ओके, हमने यहाँ किया, ये हम जब टाइप कर रहे हैं तो इवेंट डॉट टारगेट की वैल्यू डाल रहे हैं। अब इसकी जगह पे हम सीधे सीधे टेक्स्ट की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी वो हमें मिलेगी, राइट। तो हम इनपुट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो हमारा जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो रहा है, यानी हमारा डेटा HTML टेम्पलेट से फ्लो हो रहा है टेक्स्ट फाइल, टाइपस्क्रिप्ट फाइल में, लॉजिक फाइल में। और अगर हम मान लो इसकी वैल्यू कुछ पहले से असाइन कर लें, हमारा ऑटो फिल, ठीक है, तो अब हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हुई है, ठीक है। तो हमारा डेटा टाइपस्क्रिप्ट से HTML में फ्लो करेगा और इसकी वैल्यू ऑटो फिल हो जाएगी इनपुट में। तो ये टू वे डेटा बाइंडिंग हो गई, इसको बोलते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग। तो हमें अब यहाँ पे इन इवेंट्स की ज़रूरत नहीं है, जो ये टाइपिंग इवेंट या चेंज इवेंट, इनकी ज़रूरत नहीं है हमें, राइट। तो ये फंक्शन भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो हमारा जो ये इनपुट है वो सीधे हमारे एक प्रॉपर्टी से टू वे डेटा बाइंडिंग हो गई है, और जब हम क्लिक करेंगे सर्च पे तो सीधे हम उस प्रॉपर्टी में जो वैल्यू है वो इमिट कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं, राइट। अब एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं, हमारा सर्च चलना चाहिए। ग्रे, इस पर हम सर्च करेंगे। ओके, तो इट्स वर्किंग फाइन, राइट। अब आते हैं हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म पे। तो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म क्या होता है, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म हम इसी ng मॉडल का यूज करके क्रिएट करते हैं। तो हम सबसे पहले एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और उस कंपोनेंट का नाम देते हैं ऐड प्रोडक्ट। ओके,
हम इस सर्च बटन के बगल में ही यहाँ पे राइट में एक ऐड प्रोडक्ट का बटन देंगे जो हमें रीडायरेक्ट करेगा राउटिंग के थ्रू ऐड प्रोडक्ट पे। तो यहाँ पे हम सर्च कंपोनेंट पे चलेंगे दोबारा, और यहाँ पे जो ये हमारी बटन है, इस बटन में को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्लिक की बजाय हम राउटर लिंक लगाएंगे। राइट, याद होगा आपको जब मैंने राउटिंग बताया था, तो राउट लिंक यूज करेंगे और यहाँ पे हम राउट लिंक डालेंगे स्लैश ऐड प्रोडक्ट। तो ऐड प्रोडक्ट पे ये हमें रिडायरेक्ट करेगा। और इसको चेंज करते हैं ऐड प्रोडक्ट, और इसका कलर हम चेंज करते हैं एक्सेंट। ओके, तो देखते हैं एक बार कैसा दिख रहा है। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट, इसके क्लिक पे हम ऐड प्रोडक्ट पे जा रहे हैं, लेकिन हमने अभी राउटिंग डिफिनीशन नहीं दी है, इसलिए कुछ ओपन नहीं हो रहा है। तो हम अपने राउट फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम ऐड राउट बनाएंगे। राइट, पाथ ऐड राउट ऐड प्रोडक्ट, और कंपोनेंट हमारा जो ऐड प्रोडक्ट पे लोड होगा ऐड प्रोडक्ट कंपोनेंट हम यहाँ पे लोड करेंगे। राइट, अब देखते हैं जब हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऐड प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो ये हमारा राउटिंग यहाँ पे हो गई सक्सेसफुल। अब यहाँ पे हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम अपने ऐड प्रोडक्ट कंपोनेंट में चलेंगे और यहाँ पे हम एक ड्यू लेते हैं, उस पर थोड़ी सी पैडिंग देंगे, मार्जिन टॉप दे देते हैं। अब यहाँ पे हम इस पे थोड़ी सी शैडो शैडो यहाँ नहीं देंगे, हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। ओके, ये हमारा फॉर्म हो गया। और फॉर्म में हम एक बटन डालेंगे सेव करने के लिए। राइट, तो हम एक मैट बटन मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेते हैं और हमें फॉर्म्स मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा क्योंकि हम टेम्पलेट डीमेन फॉर्म बनाने जा रहे हैं। राइट, इसके बाद हम मैट इनपुट मॉड्यूल भी यूज करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक बटन यूज करेंगे ऐड, उसका क्लास, उसमें कलर हम एक्सेंट प्राइमरी देते हैं। मैट रेज्ड बटन यूज करेंगे और जस्टिफाई सेंटर करेंगे। ये हमारा एक बेसिक वो हो गया। अब हमको फॉर्म में अपने प्रोडक्ट का नेम सेव करना है। राइट, तो यहाँ मैट फॉर्म फील्ड ये यूज करेंगे। इसके अंदर हम इनपुट मैट इनपुट यूज करेंगे और ये ओके, इसका नेम डालेंगे नेम, प्लेस होल्डर हम इस पे डालेंगे इंटर प्रोडक्ट नेम। ओके, अब एक बार देखते हैं इसका कैसा दिख रहा है। लुक्स गुड। इस पे हम क्लास देते हैं विथ फुल के, इस पे हम क्लास देते हैं शैडो बॉर्डर।
हाउ इट्स लुक नाउ, लुक्स गुड। और इसको हम मैक्स विथ लेक्स जस्टिफाई सेंटर करते हैं, और फॉर्म की विथ हम देते हैं W6/12, हाफ ऑफ द स्क्रीन। और थोड़ी सी पैडिंग इस फॉर्म पे हमें देनी पड़ेगी बिफोर। नाउ इट्स लुक फाइन। तो अब हम इस प्रोडक्ट को कॉपी कर लेते हैं, नेम को। इसका क्या मतलब हुआ, हम क्या करने जा रहे हैं, ब्रांड। ओके, ये हमारा ब्रांड के लिए हो गया, ये हमारा इमेज के लिए हो गया, और ये हमारा करंट प्राइस के लिए हो गया, ये हमारा स्टैंडर्ड प्राइस के लिए हो गया। ओके, और एक हम ले लेते हैं और कॉपी करते हैं इसको डिस्काउंट के लिए, डिस्काउंट। तो अपने db.json फाइल से हम इसकी स्पेलिंग मैच कर लेते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस, करंट प्राइस, फाइन, डिस्काउंट। ओके, लुक्स फाइन। अब हमारा यहाँ पे एक HTML फॉर्म एंगुलर मटेरियल की हेल्प से क्रिएट हो गया, और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा लेक्स कॉल। ओके, तो हमारा ये फॉर्म रेडी है। अब हमें इसको, जब हम इस पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो डेटा चाहिए होगा। तो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के लिए हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट नाम से ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो हमारा प्रोडक्ट होगा। ओके, और उसमें हम असाइन करेंगे नेम, हम एम्प्टी ब्रांड, एम्प्टी इमेज हमारी एम्प्टी होगी, करंट प्राइस हमारा एम्प्टी रख 0 कर देते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस हम 0 कर देते हैं, डिस्काउंट हम 0 कर देते हैं। ओके, और आईडी हम अभी के लिए 0 रखते हैं। आईडी हम नहीं रखते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि हमें आईडी नहीं पता है, आईडी ऑटो जनरेट होती है जब भी डेटाबेस में इंटर होता है। तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया एम्प्टी। अब इसको हमें बाइंड करना है अपने फॉर्म से एज ए टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। ओके, तो हमको क्या करना है, ng मॉडल में प्रोडक्ट डॉट नेम। ओके, इस तो हमारा क्या हुआ, ये जो इनपुट फील्ड है हमारे नेम, प्रोडक्ट के नेम प्रॉपर्टी से बाइंड हो गई। सेम हमको ब्रांड के साथ करना है, ब्रांड। फिर हम इमेज के साथ करेंगे, सेम हम करंट प्राइस के साथ करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस के साथ करेंगे, नेक्स्ट हम डिस्काउंट के साथ करते हैं, डिस्काउंट। ओके, तो हमारा ये बाइंड हो गया। और हम अब क्या करेंगे, जब टाइप सबमिट बटन को हम टाइप सबमिट करेंगे, अब जब ये फॉर्म हमारा सबमिट होगा तो ng सबमिट इवेंट ट्रिगर होगा, ऐड प्रोडक्ट फंक्शन को हम कॉल करेंगे जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा।
तो इस फंक्शन को हम अपने कंपोनेंट फाइल में क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं फॉर्म सबमिटेड। ओके, तो इतना हम अभी देखते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐड प्रोडक्ट पे किया, हम अपने फॉर्म पे आ गए। जब हमने इसमें कुछ इंटर किया, जब हम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है, राइट। अब जब फॉर्म सबमिट हो रहा है तो हमें फॉर्म की वैल्यू चाहिए, राइट। तो वो हमारी ये टू वे डेटा बाइंडिंग के थ्रू ये प्रॉपर्टीज बाइंडेड है, तो हमारा जो भी इनपुट में चेंज होगा यहाँ पे चेंज अपडेट हो जाएगा। तो हम एक बार प्रोडक्ट को प्रिंट करके भी देख लेते हैं। जब हम यहाँ कर रहे हैं सबमिट फॉर्म तो हमें ये डेटा यहाँ से मिल जा रहा है। अब इस डेटा को हम सर्वर पे ऐड कर सकते हैं। तो हम अपनी प्रोडक्ट सर्विस में जाएंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे ऐड प्रोडक्ट, और यहाँ से हम उस यूजर से मांगेंगे प्रोडक्ट ऐड करने के लिए, और हम HTTP क्लाइंट का यूज करेंगे डेटा ऐड करने का, और URL हमारा यही रहेगा। फेक जेसन सर्वर में URL सेम रहता है ऐड करने के लिए और गेट करने के लिए, केवल मेथड चेंज होता है पोस्ट। ओके, और यहाँ से हमें रिटर्न क्या आएगा, और प्रोडक्ट इस URL पे हमें डेटा ऐड करना है। और कौन सा डेटा ऐड करना है, जो ये प्रोडक्ट हमें यहाँ से फंक्शन में आया है। तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट में बॉडी भी सेंड करते हैं, तो ये हमारा सेकंड आर्गुमेंट क्या है, बॉडी है। अब अपने हम ऐड प्रोडक्ट पेज पे आएंगे, यहाँ पे हम प्रोडक्ट सर्विस को इंजेक्ट करेंगे, राइट। और जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट हुआ, हम प्रोडक्ट सर्विस में ऐड प्रोडक्ट कॉल करेंगे और यहाँ से अपना दिस डॉट प्रोडक्ट को हम कॉल कर देंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। और हम यहाँ एक अलर्ट दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट सेव्ड। ओके, प्रोडक्ट सेव होने के बाद हम होम पेज पे रिडायरेक्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए हम राउटर इंजेक्ट कर लेते हैं, राउटर इंजेक्ट राउटर। जैसे ही हमारा प्रोडक्ट सेव होगा, हम क्या करेंगे, राउटर डॉट नेविगेट बाय URL, और हम अपने होम पेज पे रिडायरेक्ट कर जाएंगे। तो हम फ्लिपकार्ट पे चलते हैं, यहाँ से हम एक प्रोडक्ट ऐड करेंगे। ओके, लेट्स ऐड दिस प्रोडक्ट। इसको हम इमेज को ओपन करते हैं, इमेज URL ले लेते हैं, यहाँ हमने पेस्ट किया। ओके, और इसका नाम हम कॉपी करते हैं। ओके, ब्रांड नेम सोनी डालते हैं, प्राइस 35,000, 70,000 और 50% का डिस्काउंट। अब जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे, हमारा रिक्वेस्ट कॉल जाएगी पोस्ट रिक्वेस्ट, और डेटा हमारे db.json फाइल में सेव हो जाएगा
और हम होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ओके, लेट्स सी, हमारा यहाँ रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई। ओके, हमारा यहाँ पे db.json फाइल में डेटा ऐड हो गया होगा, उसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। यू कैन सी ये, और अब जब हम इसको ओके करेंगे, क्योंकि हमारा अभी जो कोड है यहाँ तक आ चुका है, अब जैसे ही हम ओके करेंगे नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे और नेविगेट हो जाएंगे होम पेज। तो एक बार इसको ओके करते हैं, जैसे ही हम ओके करेंगे होम पेज पे नेविगेट हो गए और हमारा फिर से डेटा रिफ्रेश हुआ होगा और लास्ट में हमारा न्यू प्रोडक्ट ऐड हो गया। तो ये होता है हमारा टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म, जो हम एनजी मॉडल की हेल्प से टू वे डेटा बाइंडिंग करके क्रिएट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट है कि हम रिएक्टिव फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं, हम एक और कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, एडिट प्रोडक्ट। एडिट प्रोडक्ट के लिए हम एक राउटिंग क्रिएट करेंगे, पाथ एडिट प्रोडक्ट। अब एडिट प्रोडक्ट में हमें जो प्रोडक्ट एडिट करना है उसकी आईडी भी चाहिए, तो हम यहाँ डायनेमिक राउटिंग करेंगे, कंपोनेंट एडिट प्रोडक्ट। ओके, अब हम यहाँ पे एक बटन देंगे जो एडिट करेगा, इस प्रोडक्ट डिटेल पेज पे एक बटन देंगे। ओके, तो हम प्रोडक्ट डिटेल पेज पर चलते हैं, यहाँ पे एक बटन देंगे, ड्यू बटन एडिट। ओके, क्लास जस्टिफाई लेक्स जस्टिफाई सेंटर और मैट रेज्ड बटन कलर सेंट। ओके, और यहाँ पे जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक राउट लिंक लगाएंगे, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, राउट लिंक। ओके, राउट लिंक यहाँ लगाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लैश एडिट प्रोडक्ट। अब हमें यहाँ पे आईडी भी देनी है। ओके, तो हम उसको दे सकते हैं प्लस ये जो प्रोडक्ट है डॉट आईडी, ऐसे करके, और हमें देखना पड़ेगा ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, और ये वर्क नहीं कर रहा है। तो जब हमें यहाँ कैलकुलेशन करनी हो कुछ जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन की, तो हमें इसे प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू करना पड़ेगा, लाइक दिस। अब हम इसको एडिट करेंगे, और जब हम एडिट कर रहे हैं तो भी ये क्यों नहीं वर्क कर रहा है, इन स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, स्लैश, यहाँ पे स्लैश लगेगा, राइट, तो हम यहाँ पे स्लैश लगाएंगे। अब ये एडिट प्रोडक्ट पे चला गया। अब हम अपना एडिट फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो जैसे हमने ऐड प्रोडक्ट क्रिएट किया, सेम टू सेम हम पूरा HTML कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमारा डिज़ाइन सेम होने जा रहा है। तो हम इसको कॉपी कर लिए। ओके, और ये हम इंपोर्ट भी कॉपी कर लेते हैं। इंपोर्ट। ओके, अब यहाँ पे हम एक बार जो हमारा ऐड प्रोडक्ट था, इसको हम एडिट प्रोडक्ट करेंगे सबमिट पे, और हम यहाँ पे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म नहीं क्रिएट करने जा रहे हैं,
तो उसके लिए हमें ये हटाना पड़ेगा, एनजी मॉडल का हम यूज नहीं करेंगे। रिएक्टिव फॉर्म में एनजी मॉडल नहीं यूज होता है। अब हम एडिट प्रोडक्ट, तो अब हम यहाँ पे अपना एडिट फॉर्म फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। फॉर्म एडिटेड, जब ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म एडिटेड फंक्शन कॉल हो रहा है, बट इनमें जो फील्ड में वैल्यूज हैं वो हमें नहीं मिल रही हैं कहीं से भी। तो उसे यूज करने के लिए हमें रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल्स क्रिएट करना पड़ेगा। रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल्स हम इंपोर्ट करेंगे। अब इस रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल में हमें क्या होता है, फॉर्म कंट्रोल्स और फॉर्म ग्रुप्स मिलते हैं। तो जो फॉर्म कंट्रोल का क्या मतलब है, जो ये इनपुट है इसको हम कंट्रोल करेंगे फॉर्म कंट्रोल की हेल्प से, और चूंकि ये फॉर्म जो होता है वो फॉर्म कंट्रोल से मिल के ग्रुप होता है, तो इसको हम फॉर्म ग्रुप बोलेंगे। तो हम यहाँ पे एक अपने एडिट में यहाँ पे एक फॉर्म बिल्डर इंजेक्ट करेंगे, फॉर्म बिल्डर क्लास। ये फॉर्म बिल्डर हमें हेल्प करता है रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट करने में। तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म नाम से हम एक प्रॉपर्टी बनाएंगे जो हमारा एक फॉर्म ग्रुप होगा, मतलब ग्रुप ऑफ कंट्रोल्स है ये। तो फॉर्म बिल्डर की हेल्प से हम क्या करेंगे, फॉर्म बिल्डर, इसको बिल्डर बोलते हैं, एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। ओके, और इसमें हम कंट्रोल्स की वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे, कंट्रोल की डिफिनीशन। तो हमारे फॉर्म में नेम नाम से कंट्रोल है, तो हमने नेम कर दिया और इसकी इनिशियल वैल्यू असाइन कर दी इनपुट। ये एक सिंटैक्स है कि कंट्रोल, हमारा कंट्रोल का नाम ये है और उसकी इनिशियल वैल्यू इनपुट है। सेम हम ब्रांड के साथ करेंगे। इमेज स्टैंड करंट प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, डिस्काउंट। ओके, ये हमारा कंट्रोल का डिफिनीशन हो गया। तो हमने एक तरीके से एक रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट कर लिया। अब हमें इस फॉर्म को बाइंड करना है अपने HTML फॉर्म से। तो उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्म ग्रुप नाम से एक प्रॉपर्टी मिलती है, इसको हम अपने प्रोडक्ट फॉर्म से बाइंड करेंगे। तो हमारा फॉर्म तो बाइंड हो गया। अब कंट्रोल को बाइंड करने के लिए हमें यहाँ फॉर्म कंट्रोल नेम देना है, और ये नेम वही होगा जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्रिएट की हैं इस फॉर्म ग्रुप में। तो जैसे अब हमें इसे नेम से बाइंड करना है, तो इसका नेम हो गया फॉर्म कंट्रोल नेम ब्रांड, फॉर्म कंट्रोल इमेज, फॉर्म कंट्रोल करंट प्राइस, फॉर्म कंट्रोल नेम स्टैंडर्ड प्राइस, फॉर्म कंट्रोल नेम
डिस्काउंट। ये तो ये हमारा फॉर्म और फॉर्म कंट्रोल्स जो इनपुट हैं वो भी बाइंड हो गए। तो अब हमें जब यहाँ फॉर्म सबमिट होगा और फॉर्म की वैल्यू चाहिए होगी तो हमें प्रोडक्ट फॉर्म डॉट वैल्यू, इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो अब एक बार चेक करते हैं, फॉर्म प्रोडक्ट एडिट करते हैं। यू कैन सी हमें डेटा यहाँ मिल रहा है। इस तरीके से हम अपना रिएक्टिव फॉर्म इनिशियलाइज करते हैं। अब हमें क्या करना है, जब हम इस पेज पे आ रहे हैं तो हमें यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू हमें यहाँ पे ऑटो फिल करनी है इस प्रोडक्ट की। तो सेम लॉजिक, हमें यहाँ पे ये आईडी फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले तो, राइट। उसको करने के लिए हमने प्रोडक्ट डिटेल पेज पे इसका इम्प्लीमेंटेशन किया था। हमें एक्टिवेटेड राउट का यूज़ करना है और प्रोडक्ट सर्विस का यूज़ करना है। तो इसको हम कॉपी करते हैं और अपने एडिट फॉर्म पे इंजेक्ट कर लेते हैं। अब हमें आईडी चाहिए, प्रोडक्ट आईडी। उसके लिए हमें स्नैपशॉट के थ्रू हम आईडी फाइंड करेंगे और फिर सर्वर से डेटा ले आएंगे उस प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे हम ng on init फंक्शन पे हम पहले प्रोडक्ट की आईडी फाइंड करेंगे और फिर प्रोडक्ट का डिटेल हम सर्वर से ले आएंगे और इसमें हमारा इस रिजल्ट में हमारा प्रोडक्ट की डिटेल होगी। अब इसको हमें अपने प्रोडक्ट में ऑटो फिल करना है फॉर्म में। तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट फॉर्म में डॉट पैच वैल्यू, और इसमें अपना हम जो वैल्यू है पूरा ऑब्जेक्ट वो हम पास कर देंगे। तो जो भी इस रिजल्ट में फील्ड मैच करेगी इससे, उसकी वैल्यू से वो अपडेट कर देगा। तो एक बार इसको चेक करते हैं यह, तो हमारा डेटा ऑटो फिल हो रहा है, राइट। अगर हम 8 करेंगे, 8 हमारे में नहीं है आईडी 2 पे, यहाँ पे डेटा हमारा ऑटो फिल हो रहा है। तो इस तरीके से हम फॉर्म में डेटा ऑटो फिल भी कर सकते हैं पैच वैल्यू के थ्रू। अब हमें डेटा सेव करना है, अपडेट, राइट। तो इसको हम टेक्स्ट को पहले तो अपडेट चेंज में कन्वर्ट करते हैं, अपडेट। ओके, जब अपडेट हमारा सबमिट होगा तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट में एक अपडेट फंक्शन क्रिएट करना है अपने सर्विस में। तो हम अपने प्रोडक्ट सर्विस में चलते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं हम, अपडेट प्रोडक्ट। और हम ये जो हमारा ऐड यूआरएल है, सेम यूआरएल होगा, बस मेथड हमारा चेंज होगा फेक जेसन सर्वर में। अब हम पुट यूज करेंगे। तो एक बार फिर से ट्राई कर, इसको हम कॉल करेंगे अपने एडिट पेज से, प्रोडक्ट सर्विस डॉट अपडेट, और हम पास करेंगे अपना दिस डॉट प्रोडक्ट फॉर्म डॉट वैल्यू और सब्सक्राइब करेंगे, हमें रिजल्ट मिलेगा और यहाँ हम अलर्ट दिखाएंगे प्रोडक्ट अपडेटेड। ओके, उसके बाद हम रिडायरेक्ट कर जाएंगे होम पेज पे। तो उसके लिए हम राउटर इंजेक्ट कर लेते हैं, राउटर
इंजेक्ट राउटर डॉट नेविगेट बाय URL स्लैश empty। ओके, यहाँ पे हमें आईडी एट्रीब्यूट भी लेना पड़ेगा। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पुट, देख लेते हैं हम लोग। जेसन सर्वर का यूज़ हम लोग कर रहे हैं, राइट। अपडेट एपीआई कैसे कॉल करते हैं, पुट पुट एपीआई, तो ओके, हाँ मुझे यही लग रहा था। पुट एपीआई में हमें स्लैश आईडी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट सर्विस में चलेंगे, यहाँ पे हमें यूजर से प्रोडक्ट की आईडी या प्रोडक्ट की आईडी हमारी इसी प्रोडक्ट में ही रहेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट डॉट आईडी ये कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा अब यूआरएल ये हो गया स्लैश प्रोडक्ट की आईडी, और मेथड हो गया हमारा पुट। तो ये पुट मेथड हो गया प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट की आईडी। इसलिए हमने यहाँ पे अपने एडिट फॉर्म में ये आईडी लिया था, तो जब वहाँ से सर्वर से हमें आईडी आएगी तो वो भी वहाँ से मैप हो जाएगी। अब हम इसको एडिट करके देख लेते हैं। इसमें हम लास्ट में न्यू डालते हैं नेम में, ओके। इसको जैसे ही अपडेट करेंगे, हमारा प्रोडक्ट अपडेट हो गया। और प्रोडक्ट आईडी 2 का हम डेटा देखते हैं। ये यू कैन सी न्यू, ये यहाँ डेटा हमारा अपडेट हो गया। जैसे हम ओके करेंगे हम रीडायरेक्ट हो गए। तो इस तरीके से हम रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट करते हैं। अब हम इसमें वैलिडेशन भी देख लेते हैं एक बार कि वैलिडेशन कैसे करेंगे। जैसे हमें ये नेम प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड करनी है, तो यहाँ पे हम एक सेकेंड एरे देंगे एंड वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, ओके, ये डाल सकते हैं। मतलब ये फील्ड हमारी रिक्वायर्ड हो गई। ब्रांड को हमें रिक्वायर्ड करना है तो हम ये कर सकते हैं। तो नेम एंड ब्रांड हमारा रिक्वायर्ड हो गया। और चलो हम इस पे वैलिडेटर्स डॉट मिन लेंथ डाल देते हैं 50। मतलब कि ये रिक्वायर्ड है और इसकी मिनिमम लेंथ 50 होनी चाहिए। तो ये हमारा, अब जब हम फॉर्म सेव कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म वैलिड है कि नहीं। दिस डॉट प्रोडक्ट फॉर्म डॉट वैलिड, अगर हमारा फॉर्म वैलिड है तब तो इन हम आगे जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। और यहीं पे हमें इनवैलिड फील्ड भी मिलेगी। तो क्या होगा, अगर हमारा फॉर्म इनवैलिड है तो हम एक अलर्ट दिखा दें यूजर को, प्लीज प्रोवाइड ऑल fields with valid input। और फॉर्म हम नहीं सेव करेंगे, यहीं से हम रिटर्न हो जाएंगे अगर हमारा फॉर्म इनवैलिड है तो एक बार फिर से एडिट करते हैं। अब जब हम एडिट करेंगे तो अभी हमारा ये फॉर्म, अगर हम इसको प्रोडक्ट हटा दें नेम, तो अब देखो ये हमें क्या कर रहा है, इनवैलिड बता रहा है। ठीक है, इसमें हम नाम फिर से डाल देते हैं और इसको हम हटा देते हैं। नेम हमारा रिक्वायर्ड फील्ड है, फिर से हमें ये बता रहा है हमारा फॉर्म इनवैलिड है। कुछ हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। अब ये क्यों बता रहा है, क्योंकि हमें मिनिमम लेंथ इसकी 50 करनी है। अभी भी 50 नहीं हुई लेंथ हमारी, अभी 50 नहीं हुई, अभी 50 नहीं हुई है। अब 50 हो गई तो हम
हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट अपडेट हो जाएगा और ये हमें अपडेटेड वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से हम फॉर्म का वैलिडेशन कर सकते हैं रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल में। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे एक ब्यूटीफुल टोस्टर हम नोटिफिकेशन पॉपअप दिखा सकते हैं एंगुलर एप्लीकेशन में। अभी हम जो ये अलर्ट दिखा रहे हैं जावास्क्रिप्ट का डिफ़ॉल्ट है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक nginx टोस्टर करके पैकेज आता है, इसको हम अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल्ड हो गया। अब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो है, हम इस लाइन को अपने हम इस लाइन को अपने स्टाइल में इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टाइल फाइल को में ये इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट। अब उसके बाद हम प्रोवाइड टोस्टर अपने प्रोवाइडर में करेंगे। तो ऐप कॉन्फ़िग फाइल हम ओपन करेंगे, यहाँ पे हम टोस्टर प्रोवाइड कर देंगे। ओके, अब हम इसको टोस्टर सर्विस के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो अपने हम एडिट फॉर्म पे चलते हैं, यहाँ पे हम टोस्टर को इंजेक्ट करेंगे, टोस्टर सर्विस इंजेक्ट टोस्टर सर्विस। ओके, अब हम यहाँ पे जहाँ पे भी हमें अलर्ट दिखाना है वहाँ पे हम टोस्टर सर्विस डॉट यहाँ पे एरर दिखा सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हम सक्सेस दिखा सकते हैं, दिस डॉट टोस्टर डॉट सक्सेस। अब चेक करते हैं इसको। एक बार हमें अपना प्रोजेक्ट फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, लेट्स चेक व्यू एडिट, इसमें हम इसको हटा देते हैं। अब ये इनवैलिड है तो हमें अलर्ट आना चाहिए एरर वाला। ओके, तो लेट्स चेक, ये अब हमें एरर आ रही है रेड कलर में। ओके, अब जब हम इसमें प्रोवाइड करेंगे और सब कुछ सक्सेस है, तो जब प्रोडक्ट सक्सेस हुआ हमारा यहाँ रिडायरेक्ट हो गया और यहाँ सक्सेस मैसेज आ गया। इस तरीके से हम टोस्टर दिखाते हैं एंगुलर एप्लीकेशन में। क्लोज ऑल। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे कि कैसे हम एंगुलर में पाइप्स को यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाइप्स होती क्या हैं। पाइप्स आर फंक्शन दैट आर यूज टू ट्रांसफॉर्म डेटा इन टेम्पलेट। तो मतलब ये हुआ कि पाइप कुछ फंक्शंस होते हैं जो डेटा को, जो हमारा HTML टेम्पलेट फाइल होती है वहाँ पे डेटा को मॉडिफाई करता है, मतलब कुछ भी उसको हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो कुछ इनबिल्ट पाइप्स भी आती हैं और कुछ हम, अगर हमें कुछ कस्टम पाइप भी क्रिएट करना है तो हम कस्टम पाइप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो इनबिल्ट पाइप है वो। तो हम अपने प्रोडक्ट कार्ड पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट नेम है इसको हम अपर केस में हमें मान लो करना है, राइट। हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि जो हमारा ये ब्रांड नेम है वो अपर केस में होना चाहिए। ओके, तो हम एक अपर केस पाइप आती है उसको यूज करेंगे। तो यहाँ हम इंपोर्ट करते हैं अपर केस पाइप, ये हमारी इनबिल्ट पाइप है। अब इसको यूज कैसे करना है, जब हम किसी
किसी पाइप को यूज करते हैं तो उसके आगे हम एक ये पाइप सिंबल लगाते हैं और उसका उस पाइप का नाम लिखते हैं। तो इस पाइप का नाम है अपर केस, जो हम ये यूज कर रहे हैं इस अपर केस पाइप, इसका नाम है अपर केस। ओके, तो अब इस पाइप के हेल्प से हमारे ये जो ब्रांड है वो मॉडिफाई हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो अब देखते हैं ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है या नहीं। तो ये देखो कि जितने भी हमारा ब्रांड नेम है वो अपर केस में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से हम इनबिल्ट पाइप का यूज करते हैं। सेम लोअर केस पाइप भी होती है, तो हम लोअर केस देख लेते हैं एक बार। लोअर केस पाइप, जैसे अब हमें इसे लोअर केस करना है तो ये लोअर केस पाइप हो गई, तो हमारे सारा नेम यहाँ पे लोअर केस में हो गया। इसी तरह डेट पाइप्स भी आती हैं, तो आपको डेट फॉर्मेट करना है तो डेट फॉर्मेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम एक कस्टम पाइप क्रिएट करेंगे। ओके, कि हम जो ये प्राइस सिंबल है RS, ये हम पाइप से ऐड करेंगे, ना कि यहाँ पे हार्ड कोडेड रखेंगे, राइट। तो हमें अब एक नई पाइप क्रिएट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ng जनरेट पाइप, और पाइप का नाम देंगे रूपी पाइप। ओके, हम या करेंसी पाइप, करेंसी पाइप नहीं, हम रूपी पाइप देते हैं नेम। ओके, तो इसने हमें एक रूपी पाइप क्रिएट करके दे दी। तो ये हमारे एक कस्टम पाइप है। यहाँ पे जो भी डेटा हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं वो हमें यहाँ मिलेगा, और जो भी हम यहाँ से रिटर्न करेंगे वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके आगे जो भी डेटा आएगा उसके आगे हम वैल्यू के आगे हम RS हम ऐड कर देंगे, तब हम इस रूपी पाइप को अपने कार्ड में यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना रूपी पाइप को इंपोर्ट कर लेंगे, और यहाँ पे जो ये नेम है इसी का यूज करेंगे हम ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो कार्ड में अब हमें ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे इसमें हमें रुपी आगे ऐड करना है तो बस हम ये यूज़ कर लेंगे। अब हमारा ये पाइप से डेटा ट्रांसफॉर्म हो गया, और यहाँ पे RS लग के आना चाहिए। हम यहाँ पे अगर अपने पाइप में कुछ और ऐड करेंगे XYZ, तो XYZ हमारा आएगा ये। तो हम रूपी सिंबल एक बार सर्च करते हैं, रूपी सिंबल। ओके, ये होता है हमारा रूपी सिंबल। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लगाते हैं रूपी सिंबल, तो अब ये बेटर लगेगा, राइट। अब आप देखो कि यहाँ पे जहाँ पे हमारा हम स्टैंडर्ड प्राइस दे रहे हैं वो उसको डेटा को ट्रांसफॉर्म करके आगे उसके रूपी सिंबल लगा दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग कस्टम पाइप भी क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये यहीं पे कंप्लीट होता है, और हमारा ये एंगुलर जो ट्यूटोरियल है, कंप्लीट ट्यूटोरियल विथ प्रोजेक्ट, यहीं पे कंप्लीट होता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा, और फीडबैक दें कि आगे हम कैसे वीडियो बनाएं, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और कोई सजेशन हो प्लीज़ कमेंट करिए, कोई फीडबैक हो, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिए, और लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो ट्यूटोरियल को बनाने में बहुत टाइम लगा। आप लोगों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि एंगुलर का फुल ट्यूटोरियल बनाइए, मैंने इसलिए बनाया है। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।